नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो ये सर्वसाम्पूर्णम्। मंगलाचरण बोलिए कोई। यपयासं बोधमथेरं भोजनं नमे ऊणकेतसोत्तम जहो मते संपदासि। मीटिंग एंड हो गई थी शायद। हाँ अभी सबकी गई थी क्या? हाँ जी, हाँ गई थी सब, ज्वाइन किया है दोबारा। हाँ वापस ज्वाइन किया। पढ़िए पंडित जी पंडित बोलेंगे जी ना, साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही क्या पंडित जी साहब? हाँ अभी आवाज आ रही है। 2 मिनट में मैंने दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन किया है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? उसमें नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, क्लियर है, एकदम क्लियर है। हाँ अच्छी तो हाँ अपन लोग पेज नंबर जो है यहाँ से 33 पर है अपन लोग। तो 33 पर गाथा नंबर 12 है ना, वहां से पढ़ना है। गाथा नंबर 12 से पढ़ना है। मैं अपना डॉक्यूमेंट 1 मिनट में खोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग पढ़ सकते हैं। अशोका जी 12 नंबर की गाथा है ना 33 पेज पर। पिताजी पढ़ रही है। शंख नाम का जो था। पढ़ू। आप हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। तब तक मैं, हाँ आप पढ़िए तब तक मैं तैयार पहले हो आप गया। पढ़िए, फिर हम भी पढ़ेंगे। शंखो पुनबारः जोयणानि गोम्भी भवति कोसं तु भमरो जोयणमेकम् मच्छो गुणजोयण सहस्रो। मैं भी पढ़ती हूँ। शंखो पुण्यपादे जोयनानि गोम्नि भवति कोसमतो हमरो जोयन मेघम बच्चो पुण्यजोयन सहस्रो। और पढ़ लीजिए बुक जिसके पास हो। शंखो पुनबारः जोयनानि पढ़ू क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़े। शंखो पुनबारः जोयनानि गोम्नि भवति तिकोसं तु भमरो जीवपान्मेनं गम गच्छो मच्छो गुण जोयन सहस्रो। वो ठीक से लिखा नहीं है अंदर। हाँ अपने धवला पुस्तक 4 में विषय क्या चल रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव कितने स्थान में, कितने क्षेत्र में रहते हैं, उसकी क्षेत्र की बात चल रही है। तो आचार्य ने उत्तर क्या दिया था कि सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों में एकेंद्र जीव भी आ जाते हैं और एकेंद्र जीव लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये बात तो सामान्य से कथन हो गए। उसके बाद में वीरसेन आचार्य ने इसी क्षेत्र परिकल्पना को विशेष रूप से समझाने के लिए 10 विशेषणों से या 10 बिंदु से समझाना प्रारंभ किया। वे 10 बिंदु कौन से थे उषा दोषी? स्वस्थान, 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 विहारवती स्थान और उपपाद और 7 समुद्घात। पहले बीच में मतलब 7 समुद्घात लेना है और बाद में उपाद लेना है, जैसे अपन बीच प्रोग्राम लेते थे, मतलब इस तरह से थे। तो अभी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही प्रीति जी। तो इन 10 में से मिथ्या दृष्टि को कौन कौन से होंगे अपन ने देखे थे कि कौन कौन से वो देख लेते हैं अपन। कषाय, वेदना और मारणांति। नहीं वो तो हो गए, 5 होते हैं, 5 होते है ना। और 3 मतलब जो कौन से नहीं हो रहे थे, बाकी कौन से नहीं हो रहे थे? केवली समुद्घात, विक्रियक और आहारक, तेजस तेजस और तेजस, आहारक, तेजस, आहारक और केवली, ये 3 नहीं होते हैं। क्योंकि विक्रिया तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकते हैं, समुद्र दृष्टि भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं। तो आचार्य ने इन 5 को लेकर जो मतलब अपने बताया ना कौन से नहीं होते, 7 समुद्घात में से 3 नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला उनके कौन सा था? स्वस्थान होता है, विहारवती स्थान, वेदना होता है, कषाय होता है। इन सबका ग्रुप 1 बनाया था उन्होंने।
लेकिन विहारवत स्थान को अलग लिया था क्योंकि उसका क्षेत्र अब आचार्य अलग से बताने वाले। पहले किसको बताया था उन्होंने? पहले 4 लिए थे। कौन कौन से लिए थे? वेदना लिया था, कषाय लिया था, मरणांतिक था और मरणांतिक लिया था और उपपाद लिया था। याद है ना उपपाद? हाँ। इनमें सब में अनंत राशि होने से उसका तो क्षेत्र कितना बनाया था कि अनंत है। उसके बाद में आचार्य ने कौन सा बचा? विहारवत स्थान। 4 का तो हो गया था। विहारवत स्थान की बात कर रहे थे। तो विहारवत स्थान का क्षेत्र कितना बताया था? लोक का संख्या का भाग। कहाँ बताया था? पेज नंबर 32 के पैराग्राफ पर। आप लोग पेज नंबर 32 है ना? दूसरे पैराग्राफ। क्या लिखा था कि विहारवत स्थान का क्षेत्र कितना होता है? ये देखो पेज लोक के संख्या से भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। ये यहाँ से था। विहारवत स्थान मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो आचार्य ने क्या बताया? लोक के संख्या पे भाग क्षेत्र में रहते हैं। अब आचार्य यहाँ पर इसी बात को अलग अलग तरह से बताते हैं कि सर्वलोक के कितने भाग में रहते थे कि लोक संख्याते भाग रहते हैं। फिर बताएंगे ऊर्ध्वलोक के कितने भाग में रहते हैं, अधोलोक के कितने भाग में रहते हैं, तिर्यक लोक के कितने भाग में रहते हैं और मनुष्य लोक के कितने भाग में रहते हैं। मतलब यहाँ क्षेत्र परिकल्पना में हर जगह 5 प्रकार के लोक को लेकर बात की जाएगी। 10 तो पद है। 10 पद कौन से हैं? स्वस्थान जो लेकर अपना उपपाद तक, जो उपपाद 10 पद, तो वो 10 पद है। और 5 प्रकार के लोक से बात करेंगे। तो हम जिस गुणस्थान की बात कर रहे हैं, पहले तो उस गुणस्थान में कितने पद घटित होते हैं ये निश्चय करेंगे। फिर उसके बाद में उन पदों में उनका क्षेत्र जो है, सर्वलोक का कितना भाग है, अधोलोक का कितना भाग है, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है, तिर्यक लोक का कितना भाग है और मनुष्य लोक का कितना भाग है, ढाई दीप का कितना भाग है। ये यहाँ पर विषय चलेगा। क्या चलेगा अशोका जी बताइए, समझाइए क्या चलेगा, विषय क्या चलेगा? 10 पद हैं और 5 लोक हैं। तो फिर हाँ। 10 पदों में से जो है किस पद में कितने लोक में कितना कितना क्षेत्र किसका घटेगा? हाँ, पहले उस गुणस्थान या उस मार्गणा के भेद में 10 पदों में से कौन कौन से पद घटेंगे, पहले तो ये नक्की करें। पहले कौन से पद घटेंगे और फिर कितने स्थान में हो जाएंगे कि फिर 5 लोक आचार्य में 5 फिर क्या लोक के करेंगे? 5 आचार्य भाग में से लेकर एक एक पद को लेंगे। कैसे लेंगे? एक एक पद को लेंगे जी। और उसको 5 लोक की अपेक्षा से कंपेयर करेंगे। जिन पदों का क्षेत्र समान होता है उनको एक साथ ग्रुप बना लिया। जैसे पहले अपन ने कहा कि स्वस्थान है, वेदना है, कषाय है, उपवाद है, इनको एक को ले लिया कि उनका क्षेत्र बराबर बनता था, एक ही बनता था, इसलिए एक ले लिया था। अब विहारवत स्थान को लेंगे तो विहारवत स्थान में क्या कितनी बातें बताएंगे कि सर्वलोक का कितना है, ऊर्ध्वलोक का कितना है, अधोलोक का कितना है, तिर्यक लोक का कितना है और मनुष्य लोक का कितना है। क्या मतलब हुआ प्रीति जी? इसका कितना क्या मतलब क्या है कि हर एक लोक का अपने क्षेत्रफल अलग अलग निकाला। जैसे अपने पास में घर में अलग अलग जगह है, एक बाल्टी है, एक तपेली है, एक गिलास है और एक कटोरी है। अब आपके पास में एक कप पानी है तो वो पानी कटोरी का कितना है कि कटोरी का बहुभाग है, पूरी ऑलमोस्ट कटोरी भर जाती है। गिलास का कितना है कि आधा गिलास है। बाल्टी का कितना है कि वो जो है पहले होता था 20-25% है, लेकिन वो जो पूरी जो वो है तपेली का कितना है कि 40% है। मतलब अलग अलग जैसी आपकी साइज है तो अलग अलग साइज बढ़ता रहेगा। जो बड़ी चीज है, चीज वही है। मतलब विहारवत स्थान जो करने वाले जीवों की जो क्षेत्रफल है वो तो वही है, लेकिन वो सर्वलोक का कितना भाग है, वह अधोलोक का कितना भाग है, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है। तो ये अलग अलग क्यों हो जाता है उषा दोषी? क्योंकि जिससे भाग दे रहे हैं ना, सर्वलोक में किसमें भाग देंगे? 343 घन राज्य होता है सर्वलोक। अधोलोक कितना होता है आशा में? 196। तो ये संख्या अलग अलग हो गई है। तो वो और जिससे भाग देना वो तो वही संख्या है, तो उसका फल अलग अलग आ जाएगा। क्या समझे कस्तूरी जी? अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग में अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्र कौन से? 5 लोक है। 5 क्षेत्र है। सामान्य लोक, हाँ, अधोलोक, हाँ। ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक और मनुष्य लोक।
मनुष्य लोग। अच्छा, अधोलोक का हमें पूरा लोग तो पता 343 घनराज्य है, अधोलोक 196 है घनराज्य, ऊर्ध्वलोक कितना उषा दोषी 147। 147 तिर्यक लोक कितना है आशा में? हाँ, एक राजू, तिर्यक लोक एक राजू, नहीं नहीं, एक राजू जैसे हमने घनराज्य निकाला ना, एक राज्यों का तो सब चौड़ाई रिकॉर्ड होगा, लेकिन 1 लाख योजन ऊंचा लेंगे, कितना और लेंगे? दक्षिण उत्तर 7 राज्य गुणा 1 लाख योजन, क्योंकि सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई वो कितनी है? 1 लाख योजन। 1 लाख राजू। जैसे अपन ने अधोलोक का निकाला था ना, तो अधोलोक कितना, उसके सबके हाइट निकाली थी, उसकी विड्थ निकाली थी, और उसको मतलब ऊंचा तीनों गुणा किया तभी तो घन आया था ना। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा करेंगे तब घनफल आएगा। अब तो हमें क्षेत्र निकालना है, तो भी कितना होगा कि 1 राजू है, 1 राजू भाई 1 राजू है, लेकिन कितना बड़ा है? 1 लाख योजन योजन ऊंचाई है। और अब दक्षिण 1 उत्तर लाख 7 योजन को राजू में करना, क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। मतलब राजू का करेंगे तो 7वां भाग, जगत श्रेणी का 7वां भाग, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्र के प्रमाण है, जो कि आचार्य ने अपने को बताए थे कि कौन कितना क्षेत्र कहां पर पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था पेज नंबर 31 पर पढ़ा था। पेज नंबर 31 पर विशेषार्थ में फिर से पढ़ना आज इसी में ये 32 में और सबसे नीचे वाली लाइन में 31 पेज पर सबसे नीचे वाले पर ये सब लिखा हुआ है, तो अपन भूल नहीं जाएगा उससे पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये 31 पेज पर है, पढ़ो इसको आगे, दृष्टि पढ़ो आगे। आगे मिथ्या दृष्टि 14 गुण स्थानों में से तथा मार्गणा स्थानों से जीवों का क्षेत्र सामान्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक और मनुष्य लोक, इन 5 प्रकार के लोकों की अपेक्षा बतलाया गया है। 343 घन राजू प्रमाण सर्वलोक की सामान्य लोक कहते हैं। 196 घन राजू प्रमाण या 4 राजू मोटे जगत प्रतर प्रमाण लोक के अधोभाग को अधोलोक कहते हैं। 147 घन राजू या 3 राजू मोटे जगत प्रतर प्रमाण लोक के ऊर्ध्व भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के मध्य में स्थित पूर्व पश्चिम दिशा में 1 राजू चौड़े, उत्तर दक्षिण दिशा में 7 राजू लंबे और 1 लाख योजन ऊंचे क्षेत्र को तिर्यक लोक या मध्यलोक कहते हैं। 2.5 प्रमाण विस्तृत अर्थात 45 लाख योजन चौड़े और 1 लाख योजन ऊंचे क्षेत्र को मनुष्य लोक कहते हैं। हाँ, तो ये बात अपनों को चली। तो तिर्यक लोक कितना बताए यहाँ पर? 1 राजू तो चौड़ा है और उत्तर दक्षिण दिशा में कितना है? 7 राजू है। और ऊंचाई कितनी? 1 लाख योजन के ऊंचे क्षेत्र को तिर्यक लोक कहते हैं। मतलब ये इसका है। इसका घन निकालेंगे तो 1 लाख योजन को अगर उसको प्रतर राजू करना होगा तो वो लाख को 7 से भाग दे देते हैं और 7 से गुणा कर देते हैं। तो क्या होता है? 7 गुणा 7 हो जाता है, 7 प्रतर राजू हो जाता है और 1 लाख का 7वां भाग हो जाता है। क्या बता रहे हैं? ये गणित आगे आने वाली है। क्या बता रहे हैं कि अपने को तिर्यक लोक कितना बड़ा है निकालना है, क्योंकि बताना है। तो तिर्यक लोक कैसे निकालेंगे अपन? तिर्यक लोक को उन्होंने लिया 1 राजू चौड़ा, सबको पता है 1 राजू चौड़ा होता है, लेकिन कितना? 7 राजू लंबा। ऊंचा कितना है? 1 लाख। अब इसका घन निकालेंगे, घनफल निकालेंगे, क्या करेंगे? 1 में 7 का गुणा करेंगे और 1 लाख का गुणा करेंगे, ठीक है ना? 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 1 लाख योजन। 1 लाख योजन क्या है? ऊंचाई है। अब बाकी दोनों तो राजू में है और ये है किसमें है? योजन में। और अपने को उसको प्रतर राजू बनाना है तो क्या करेंगे? 7 से गुणा किया और 7 से भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा? अपना ऊपर क्या हो गया? 7 राजू और 7 राजू हो गया, तो वो तो हो गया प्रतर राजू, क्योंकि 49 का प्रतर राजू हो गया। तो क्या बोलेंगे? 1 लाख प्रतर राजू हो गया। तिर्यक लोक कितना हो गया? 1 लाख प्रतर राजू। समझ आया कि नहीं आया? 1 लाख प्रतर राजू कैसे होते हैं? 1 लाख योजन के प्रतर राजू। प्रतर किसको कहते हैं? 7 गुणा 7 को 49 को एक प्रतर राजू बना, ये माप बना लिया। जैसे 5 लीटर का बोलते हैं ना, तो 5 लीटर मतलब एक माप हो गया। जैसे मेरे पास 25 लीटर है तो 5 लीटर का मेरा माप है,
तो कितने आएंगे? 5 आएंगे, क्योंकि 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 लीटर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं निकालना तो कितना प्रतर राजू आएगा, कि प्रतर राजू का माप कितना हो गया? 49 का पर क्या लिख देंगे? प्रतर लिख देंगे। ये बात यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो इनको पांचों को लेकर क्या कर देंगे कि आचार्य निकालेंगे जो विहार करने वाली राशि है। विहार करने वाली राशि कौन कौन है उषा दोषी? त्रस है कि स्थावर है? त्रस स्थावर क्यों नहीं है? क्योंकि स्थावर के विहार गति नाम उदय नहीं है, नाम कर्म का उदय नहीं है। उदय नहीं है। क्या ये बात सही है अंजना जी? स्थावर में नाम बोलेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। हमने देखा पानी तो बहता है, वायु का भी घूमते हैं, तो वायु भी बहती है, बहती है। तो फिर स्वभाव है उसका। वो ढलान के कारण बहेगा। अगर पानी ऐसा है, अगर आपके घर में स्लोप बराबर नहीं होगा तो बाथरूम में पानी बहेगा नहीं, तो वही का वही नहीं जाएगा। तो पानी जो बहता है, पानी में लिक्विड है, और अगर उसको ढलान मिलेगा, स्लोप मिलेगा तो बहेगा, और नहीं मिलेगा स्लोप तो क्या करेगा? वो वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो पानी में चलने की बात नहीं है, पानी खुद नहीं। विहार गति में क्या है कि वो जीव स्वयं चल सकता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो भंवरा, मतलब उसमें विहार गति नाम करने का, इसलिए 10 पर्याय जीवों को ही विहार मतलब विहार स्थान में उन्होंने लिया है। ये बात समझा गया? विहार करते हैं। ये बात समझ में आ रही है अंजना जी? नहीं आ रही है? हम क्या निकाल रहे हैं? विहार स्थान का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पेज नंबर 32 पर दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन पर दिया था विहार संस्थान विद्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोकलीय संख्या में भाग मात्र क्षेत्र में रहते हैं। ये कौन सा लोकलीय? 343 गणराज्यों का ये निकाला। अबे कैसे निकाला? 343 को किसी संख्या से भाग देना है। वो कितना आएगा? लोक का संख्या से भाग आया। वो भाग कौन सा है कि जो राशि विहार करती है उनका क्षेत्र कितना है। तो कौन सी राशि विहार करती है? कि वो राशि करती है त्रस जीव विहार करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? उन त्रस जीव के, मान लो उनकी 1000 है, त्रस जीव कितने? 1000 है जो विहार करते हैं, समझने के लिए। अब वो कितनी क्षेत्र को घेरेंगे कि उनकी अवगाहना कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, उनका उससे कितना, वो निकाल लेंगे। तो उस एक जीव का जितना एरिया घेरता है, क्षेत्रफल घेरता है, उसको 1000 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा सारे त्रस जीवों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसको 343 से भाग देंगे तो वो क्या? लोक का संख्यात भाग है कि लोक का संख्यात भाग है या संख्यात बहुभाग है? इस प्रकार से उत्तर देते हैं। क्या बताएं मुग्धा जी? हमें निकालना है मिथ्या दृष्टि। तो विहार कौन करता है? मिथ्या दृष्टि। स्थावर भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। त्रस में जो है वो विहार करते हैं, स्थावर विहार नहीं करते हैं। अब सभी राशि विहार नहीं करती है, त्रस की सारी राशि विहार नहीं करेगी, कुछ लोग विहार करेगी, है ना, बाकी सब लोग तो स्वस्थान रहेगी। तो आचार्य ने कहा कि बहुत भाग तो स्वस्थान रहता है, केवल उसका कुछ भाग ही विहार करता है। ये उन्होंने पहले बता दिया। अब जितना भाग विहार करता है हमें पता है वो कौन सी राशि होनी चाहिए? त्रस पर्याप्त होनी चाहिए, त्रस अपर्याप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपर्याप्त दशा में विहार गति नाम कर्म का उदय नहीं होता है और इसलिए वे विहार नहीं करते। बात समझ में आ रही है? अब हमको निकालना है कि पर्याप्त राशि में से पर्याप्त राशि कितनी है, उसके संख्यात भाग जो विहार करती है उसमें से उसकी एवरेज अवगाहना कितनी है, ताकि हम उसको पूरा करें और उसको 343 से भाग दें तो हमें पता चलेगा कि लोक का संख्यात भाग आता है कि नहीं आता है। आचार्य ने यह बताया कि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में भी लोक का संख्यात भाग आएगा क्योंकि बहुत बड़ी राशि है। तो उन्होंने कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि जो त्रस जीव जो विहार करते हैं उनकी अवगाहना कितनी होगी कि संख्यात गणांगुल होगी। कितनी होगी? संख्यात गणांगुल। तो उन्होंने पूछा संख्यात गणांगुल कैसे आई है? तो आचार्य कहते हैं कि हम आपको एक गाथा बताते हैं जो 12 नंबर की गाथा है, जो अपन ने अभी पढ़ी है, आज 2 बार पढ़ी अपन ने, कि क्या बोलते हैं कि जो स्वयं रमण समुद्र है, जिसको आचार्य ने कहा स्वयं प्रभ पर्वत का, क्या कहा? स्वयं प्रभ पर्वत का है। स्वयं रमण समुद्र के मतलब है ना, स्वयं रमण क्षेत्र भी है, पर्वत भी है। तो वहां पर जो जीव रहते हैं जहां पर की कर्म भूमि है, स्वयं रमण संबंध से इधर मेरू पर्वत की तरफ आएंगे
तो मानुष्योत्तर पर्वत और इसके बीच में तो भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि है। लेकिन उधर की तरफ जाएंगे तो आगे क्या है, कर्म भूमि है। मतलब स्वयंभू पर्वत है, स्वयंभू उसका आधा क्षेत्र आ गया और पूरा स्वयंभू समुद्र है। वहां पर जो जीव पाए जाते हैं कौन से, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिए। तो आचार्य ने 2 इंद्रिय में उदाहरण लिया शंख का और उसकी अवगाहना बताई थी उन्होंने 12 योजन बताई। 3 इंद्रिय के जीव में उन्होंने गोमी का उदाहरण लिया और बोला वहां पर कितनी है कि उसकी 3 कोस की अवगाहना है। 4 इंद्रिय में किसको लिया आशा बहन? ब्रह्मर को ब्रह्मर कितना लाया उसका? 1 योजन लंबी। 1 योजन। और पंचेंद्र में किसको लिया प्रीति जी? महामत्स्य पंचेंद्री 1000 योजन की 1000 लंबी योजन। अवगाहना। बहुत बढ़िया। तो मधु जी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के पूरे नाम बताइए और उनकी अवगाहना कितनी बताई आचार्य ने। आप किताब को देख के बता सकते हैं, लेकिन एक एक करके बताइए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव की बड़ी अवगाहना वाले, मतलब बड़े अवगाहना वाले, जैसे अपन कहते हैं ना, मतलब बड़ी अवगाहना, मतलब जिसकी हाइट बड़ी है, वो कौन कौन है जीव है? धीरे किताब देख के बोलिए। 2 इंद्रिय में किसको लिया? शंख को लिया। शंख बोलो, शंख को लिया। कितनी लिया? आपका पुस्तक है ना, 12 योजन लिया। उसमें किसका लिया उसको? 12 योजन। 3 इंद्रिय में किसको लिया कस्तूरी जी? गोम को लिया, गोम को लिया। उड़ने वाले को और उसकी कितनी अवगाहना ली? 3 कोस है। 1 कोस लिया। बोलो। और 4 इंद्रिय में किसको लिया? वो टिड्डे वगैरह, मक्खी वगैरह। नहीं, ब्रह्मर को लिया। ब्रह्मर आप देख के बोलो। जब हमने आपको पूरा चांस दिया था, पूरा आप चांस देखे ब्रह्मर को लिया। ब्रह्मर 1 योजन। अब वही भ्रमर उड़ने वाले हो गए ना, उसमें मक्खी नहीं आएगी। अच्छा, भ्रमर को लिया। 4 इंद्रिय में किसको लिया? भ्रमर को लिया। और उसकी कितनी अवगाहना ली उन्होंने? 1 योजन के लिए। और 5 इंद्रिय में मत्स्य को लिया, जिसकी अवगाहना कितनी ली? 1000 योजन और लंबाई ले ली उन्होंने। ठीक है। अब क्या करेंगे आचार्य? अपनी बात क्या करना है कि संख्यात गणांकुल कैसे आते हैं। तो इनों के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन चारों को लेंगे जो उदाहरण दिया है और उसकी अवगाहना निकालेंगे और बताएंगे कि संख्यात गणांकुल कैसे आते हैं। ये सब समझाने के लिए गणित का विषय आगे आने वाला है। क्या आना? गणित का विषय क्या निकालने के लिए है कि संख्यात गणांकुल अवगाहना कैसे आती है, इस बात को निकालने के लिए। किसमें? जो त्रस जीव विहार करते हैं, तो आचार्य ने कहा था उसकी राशि कैसे निकाले, क्षेत्र कैसे निकाला था कि संख्यात गणांकुल को जो विहार करते हैं उससे गुणा किया था तो वह क्षेत्र आ गया था। विहार उदय स्थान का क्षेत्र कैसे आया था अशोका जी? स्थान का जो त्रसजीव राशि विहार करती है, एक तो उसका प्रमाण, उसको किससे मल्टीप्लाइड किया? उसके एवरेज अवगाहना से अब मल्टीप्लाई किया। कितनी ली थी अपन ने? संख्यात घनांकुल लिया था। कितना लिया था उसका? संख्यात घनांकुल। तो प्रश्न उठता कि संख्यात घनांकुल क्यों लिया? तो आचार्य ने उदाहरण दिया स्वयंभू समुद्र के और उन्होंने 2 इंद्रिय के लिया। लेकिन सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं पेज नंबर 32 पर भ्रमर की 33 पर किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? पेज नंबर 33 पर कल भी पढ़ा था आचार्य ने, किसको किया था? भ्रमर को लिया। किसको लिया? यहाँ पर भ्रमर को लिया। भ्रमर कितना बड़ा बताया था उषा दोषी? 1 योजन बताया। 1 योजन उसकी लंबाई थी और उसकी ऊंचाई कितनी है कि आधा योजन है। लिखा हुआ पेज नंबर 34 पर लिखा हुआ है। आपको मिला सब लोगों को पेज को? मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ता ना, इस वजह से देखता हूँ मैं। बीच में नहीं बोलने का है, सिर्फ मैंने बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर देखने का है तो आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो फिर गणित में थोड़ा सा आप लोग कठिनाई होगी। ये अपन इस पेज पर आ गए। कौन से पेज पर आ गए? 34 पेज पर आ गए। यहाँ लिखा 1 योजन लंबा। कौन? भ्रमर की जो लंबाई है 1 योजन की लंबाई है। आधे योजन ऊंचा, उसका ऊंचाई कितनी है? आधे योजन की। और आधे योजन की परिधि प्रमाण विष्कम्भ है। तो क्या होता है, अपने को उसका पूरा घनफल निकालना है तो अपने को लंबाई चाहिए, अपने को ऊंचाई चाहिए और अपने को चौड़ाई चाहिए। 3 चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे अपने क्षेत्र, अपने रूम का निकाले तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया तो क्षेत्रफल आ गया, ऊंचाई से गुणा कर दिया तो घनफल आ गया। अब हमें किसका निकालना? भ्रमर का निकालना। भ्रमर की उन्होंने लंबाई बताई 1 योजन, उसकी ऊंचाई बताई आधा योजन
और उसकी चौड़ाई कितनी बताई है, जो भी आधा योजन परिधि प्रमाण बताया। विष्कंभ मतलब चौड़ाई, विष्कंभ मतलब चौड़ाई। क्या मतलब हुआ, विष्कंभ कितना है? आधा आधा योजन, आधा 1/2। योजन। देखो आधा योजन नहीं है, आधा योजन परिधि प्रमाण। क्या लिखा वहां पर? आधा योजन परिधि प्रमाण। क्या लिखा आशा बहन? आधा योजन की आधा योजन परिधि प्रमाण, तो फिर ये आधा आधा अब 3 बार। बताएंगे मुग्धा जी, परिधि का मतलब क्या हुआ? परिधि का मतलब क्या हुआ? उसका आकार गोल का कोई भी गोलाकार, गोलाकार वो गोलाकार चाहिए ना, तो पूरा सर्कल। कितना कहते हैं, मतलब जैसे अपने कोई गोल धागा लिया, उसको पूरा तोड़ दे सीधा कितना हो जाएगा, तो उसको कहते हैं परिधि कहते हैं। आप लोग सब समझते, परिधि समझते नहीं समझते हैं? वो गोलाकार जो चीज है उसकी पूरी जितनी भी लंबाई है उसको कहते हैं परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर भ्रमर की विष्कंभ कितना है? आधा योजन परिधि प्रमाण। अब परिधि निकालने का क्या सूत्र है? अपन को सबसे सरल सूत्र क्या है कि जो व्यास है उसका 3 का गुणा करो। सरल, सबसे सरल सूत्र है, 3 गुणा कर दो। तो अपनी यहाँ पर परिधि कितने के? आधा योजन है उसकी, उसको 3 गुणा किया, तो आधे में 3 का गुणा किया तो मतलब कितना है? 3/2 आ गया। कितना आ गया? 3/2 आ गया। 3/2 को अपन कैसे लिखेंगे? 1.5 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सब लोग बराबर है। 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। अब हमको भ्रमर का निकालना है, तो हमारे पास में कितना हो गया? 1 योजन गुणा आधा योजन गुणा 3/2 योजन। कितना आएगा आशा बहन? 3/8 उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? सबका आ गया? 3/8 हो गया। 3/8 देखो कैसे आया आशा बहन, देखो इसको पढ़ो आप। 1 योजन लंबे, आधे योजन ऊंचे और आधे योजन परिधि प्रमाण, तो आधे विष्कंभ, तो आधे योजन परिधि प्रमाण विष्कंभ कितना हो गया? अभी अपन ने निकाला, कितना निकाला? 3/2 निकाला। कितना निकाला? 3/2 निकाला। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? 3/2 आपने लिखा 1 योजन लंबा, आधा योजन ऊंचा, आगे लिखा आधा योजन परिधि प्रमाण विष्कंभ। इसका मतलब क्या हुआ? विष्कंभ कितना बड़ा हुआ? 3/2 योजन हुआ। 3/2, ये समझ आया कि नहीं आया? 3/2 योजन आ गया। तो भ्रमर क्षेत्र को स्थापित करके अब क्या करना? विष्कंभ के आधे को, अब जो अपना अभी विष्कंभ कितना आया? 3/2 आया, उसका भी आधा करना, तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो 3/2 गुणा 1/2 हो जाएगा। मंजुला जी पूर्ण उत्तर दे देंगे, 3/4 हो जाएगा। विष्कंभ के आधा को, तो 3/4 को उच्छेद से, उच्छेद कितना है? आधा। 3/4 को आधा से गुणा किया तो कितना आ गया? 3/8 आ गया। और जो लब्ध आवे उसको आयाम जो कि 1 योजन है, 3/8 को 1 से गुणा किया कितना आ गया? 3/8 हो गया। तो भ्रमर क्षेत्र का फल कितना हो गया? घनफल कितना हो गया? 3/8 योजन। ये बराबर, इतना समझाने के लिए इतना टाइम लग गया अपने को, ठीक है ना? अब पढ़ना अशोका जी। पता नहीं किसका आ रहा है आज, डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, आवाज बहुत आ रही है। सब म्यूट कर लीजिए, सबके घर से आवाज आ रही है। मैं करके देखता हूं सबको। अब देखिए शायद आई नहीं है। अपन ने इसको, मैं अपने अपने पास में पुस्तक है ना, पुस्तक के बिना समझ में नहीं आने वाला। तो अब उदाहरण पर आ गया। उदाहरण में देखो क्या लिखा? आयाम 1 योजन, आयाम मतलब लंबाई 1 योजन है, उच्छेद आधा योजन है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ रहे हैं, उदाहरण पढ़ रहा हूं मैं, अभी समझा था। विष्कंभ का आधे योजन की परिधि प्रमाण, तो परिधि प्रमाण को आधे योजन की स्थूल परिधि लिखा उन्होंने 1.5 योजन, 3/2 अपन ने निकाल लिया था, क्योंकि 3 गुणा होती है, व्यास को 3 से गुणा कर दे। अब उन्होंने क्या किया? ऊपर ही लिखा था विष्कंभ के आधे को, विष्कंभ 3/2 था, उसका आधा था, मैंने 2 से भाग दिया, तो नीचे क्या लिखा? 3/2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3/4। मिला आप लोग? पुस्तक में मिला कि मैं निकालू फिर से? मिला मिला मिला। अब 3/4 को उन्होंने आगे क्या लिखा? ऊपर की लाइन को ऊपर पढ़ते आना, करते आना का, उस गुणा करके, उससे को गुणा करके, तो उससे किसी को उस विष्कंभ के आधे यानी 3/4 को उससे यानी 1/2 से गुणा करने पर
3/8 आ गया, 3/4 गुणा आ गया। अब 3/8 को लंबाई से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा किया तो 3/8 भ्रमण क्षेत्र का फल योजन घनफल में आया। अब ये किस में आया? योजन में आया। अब हमको इसको बनाना है, अंगुल बनाना है। क्या बनाना है? अंगुल। क्यों? क्योंकि हमने कितना माना? संख्यात घनांगुल माने थे। कितने मांगे थे? संख्यात घनांगुल मांगे थे। तो योजन के अंगुल कैसे बनाएंगे आशा बहन? एक योजन में 4 कोस होते हैं। लिखो आप पहले, एक योजन में कितने होते? लिखो उषा दोषी, एक योजन में 4 कोस होते हैं। प्रीति जी लिखना पड़ेगा ये आपके गणित मान में काम आएगा वहां पर। हाँ, ये आपके काम की चीज है। एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में कितने धनुष होते हैं? 2000 धनुष होते हैं। ठीक है। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। कितनी बातें बता दी मैंने अशोका जी? एक योजन में 4 कोस होते हैं, 1 पॉइंट। एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, 2 पॉइंट। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तीसरा पॉइंट। और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं, ये चौथा पॉइंट बनाया। हमने जो भ्रमर का क्षेत्रफल निकाला था वो कोस में आया था। उषा जी केकरा वाले, आपकी कितने में आया था? वो आया था घन योजन में आया था। किस में आया था? घन योजन में आया था। हमें क्या बनाना? उसके अंगुल बनाने, योजन के अंगुल बनाने। तो हमें पता है कि एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 2000 धनुष होते थे। एक योजन में कितने धनुष हुए? 8000। एक योजन में कितने धनुष हो गए? 8000। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 2000 धनुष होते हैं। तो एक योजन में कितने धनुष होंगे प्रीति जी? 4 में 2000 गुणा करेंगे तो 8000 हो गया। अब 8000, अब हमारे को पता है कि एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 8000 धनुष में कितने होंगे? 32,000। 32,000 हो जाएंगे। और एक हाथ में 24 से गुना करेंगे तो 7,68,000 आएगा। ये मंजुला जी को उत्तर आना चाहिए। जिसके उत्तर आ जाए वो हाथ खड़ा करो। 7 लाख मतलब एक योजन में 7,68,000 अंगुल होते हैं। उत्तर बता दिया मैंने। आप लोगों को समझना ही है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 2000 हाथ होते हैं, एक 2000 धनुष होते हैं, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। तो अपन को एक योजन में कितने अंगुल होते हैं? मुग्धा जी कितने होते हैं? आप लोग तो कर सकते हैं, मोदी जी पड़ेगा। 7,68,000 आएगा। कितना आएगा? पंडित जी, एक अंगुल का नाप कितना है? एक अंगुल का नाप? अंगुल का नाप जो है, ये अंगुल का नाप जो निकाला ना, ये निकालने का पूरा अलग विधान है। वो 8 जो य वगैरह से निकाल के 12 करके निकाला था, उसका गणित का अलग है, पूरा विधान अलग है। अभी तो यहाँ सबसे छोटी इकाई है, उसका नाप और आगे होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, 1 फीट है, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, ऐसे अंगुल भी मापने की जैन धर्म की इकाई यूनिट है। जैसे मीटर होती है, किलोमीटर होती है ना, गज होता है, ऐसे अंगुल भी नापने का यूनिट है। बस हाथ की अंगुल से नहीं, मतलब हाथ की अंगुल से नाप नहीं है इसका, ऐसा कुछ वो यहाँ पर नहीं ले रहे। उसको बोलते हैं आत्मा अंगुल। अंगुल 3 प्रकार के होते हैं। आपके हाथ की अंगुली को हम बोलेंगे आत्मा अंगुल। लेकिन क्या है कि आप तो अभी छोटे हाइट के, लेकिन आप जब चौथे काल में उत्पन्न हुए थे प्रीति जी ने, तब उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना? आप कौन से भगवान के समुश्रण में थे प्रीति जी? अगर आप चंदा प्रभु भगवान के थे तो उस समय उनकी हाइट कितनी थी? 150 धनुष की है ना, 150 धनुष आता ना। भगवान महावीर मतलब आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 500 धनुष थी। फिर घटते घटते 450, 400, चंदा प्रभु भगवान के 150 धनुष। तो जैसे जैसे घटते जाते हैं और महावीर भगवान तक आए थे तब 7 हाथ रह गई थी, मतलब घटती जाती है। तो उस हिसाब से अपना अपना अंगुल बदलता रहता है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मापने का अंगुल है, जिसको अपन बोलते हैं सुचंगुल बोलते हैं, उस्सेंद अंगुल बोलते हैं, और सामान्य से बोले तो अंगुल होते हैं। उसके 3 नाम बता दिए मैंने। एक बोला उस्सेंधांगुल, जो कि वास्तव में निकाला जाता है,
उसी को सूचंबुल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सूची कहते हैं धागे को, एक धागे को नापने की सीधी होते हैं। तो अपन जो जिससे जैसे 1 फुट होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है ना, तो वो सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है? सीधा होता है। उससे लाइन तो सीधी आएगी, तो लाइन के सीधी रेखा के समान आएगी, इसको बोला सूचंबुल बोला। सूचंबुल कहते हैं सीधी रेखा को, सीधी एक लाइन में, एक पंक्ति में, बराबर। अब क्या करेंगे? जो हमको भ्रमर का क्षेत्रफल मिला था उसको घन योजन को करना था, तो 7,68,000 को 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि तो अपने को घन निकालना है। तो एक योजन का घन योजन में निकाला था, तो 7,68,000 को 7,68,000 से फिर 7,68,000 से गुणा करो, जो आए उसको 3/8 से गुणा करने पर उतने भ्रमर के अंगुल हो जाएंगे। तो देखो, अब आप पढ़ते हैं उसकी पुस्तक से, ये तो विधि बता दी, मैं पढ़ रहा हूं नीचे का, या आप लोग पढ़ो तो अच्छा रहेगा। पढ़ सकते हैं, उषा दोषी की किताब है कि भ्रमण क्षेत्र के योजन में आए हुए, पढ़िए। चलिए आप पढ़ो। भ्रमण क्षेत्र के योजन में आए हाँ हुए पढ़ रही है। घनफल भ्रमण के क्षेत्र घनांगुल, जो पढ़िए। भ्रमण क्षेत्र के योजन में आए हुए घनफल के घनांगुल करने पर उस उसेध्य धन योजन में आए हुए घनफल को 1536 के घन 362 करोड़ 48,78,656 से गुणित करने पर प्रमाण घनांगुल होते हैं। हाँ भैया 38 लाख है, जो बात है ये। अभी सब संख्या अपने को समझ में नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही ना? जब ये सब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ रही है। तो क्या किया उन्होंने? भ्रमर योजन के आए हुए घनफल को क्या लिखेंगे अशोक यहाँ पर? 3/8 योजन घन योजन आया था, ये अपन निकाल 3/8 को। उसके घनांगुल करने पर क्या है कि 7,68,000 को 3 बार गुणा करके इससे गुणा करना पड़ेगा। घनांगुल कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक योजन में अंगुल कितने होते हैं? 7,68,000। हमें घनांगुल देखना है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 7,68,000, 7,68,000, 7,68,000 को 3 बार गुणा करेंगे तो जो कितना उत्तर आएगा, वो उत्तर आएगा 536 का घन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या ने 1536 का घन। 1536 का घन क्या है? 1536 का घन क्या है? एक घन योजन के अंगुल बनाने के लिए, एक घन योजन के घन अंगुल बनाने के लिए 1536 का घन का गुणा करेंगे। बस अपन ने कैसे समझा था कि 7,68,000, 7,68,000, 7,68,000 3 बार गुणा किया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1536 गुणा 1536 गुणा 1536 आएगा। ये उसका उत्तर आ जाएगा। तो उन्होंने आचार्य ने क्या किया कि 1536 का घन कितना होता मालूम है आपको? या लिखा है, मैं बोलूंगा कितना बोलूंगा, बहुत बड़ी अरब करोड़ 36, 23, 87, 86, 56। ये बहुत 362 करोड़ है? 38,78,656। तो ये इतनी बड़ी संख्या 36,000 लिखा यहाँ पर, जो भी लिखा आपने 38 लिखा था 38 होगा, 36 लिखा मैंने। 38,362,000 करोड़ है क्या? 362 करोड़ 38 लाख 362 करोड़ लेना पड़ेगा। 362 करोड़ 362 करोड़ 38,78,656 ऐसे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। 362 करोड़ तो कितनी बड़ी संख्या आ गई है? ये कितने घनांगुल आ जाते हैं? ठीक है ना? ये अपना उत्तर आ गया। ये कैसे आया 362 करोड़ गया कि उसको जो है 3/8 घन योजन में इतने अंगुल होते हैं। अभी आचार्य कहते हैं इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन ये तो संख्या घनांगुल ही तो है ना, कोई असंख्या थोड़ी नहीं हो गई है भाई। अरब में है 362 करोड़ में संख्या दी है ना, तो संख्या घनांगुल उत्तर आ गया इसका। तो ये इन्होंने बता दिया, एक उत्तर बता दिया भ्रमर को लेकर। अब आगे आचार्य बताने वाले गोमी का। गोमी कौन सा था? 3 इंद्रिय का जीव था क्या? हाँ 3 इंद्रिय का जीव था। और 3 इंद्रिय जीव की अवगाहना कितनी थी? 3 कोष की थी। तो अब इसका भी निकाल के बताएंगे। तो आगे लिखा हुआ पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? प्रीति जी पढ़ो जरा। गोमी का आयाम, गोमी का आयाम
उत्सेद योजन के 4 भागों में से 3 भाग प्रमाण है। विष्कंभ उत्सेद के 8वें भाग प्रमाण है और बाल्यल्य विष्कंभ से आधा है। गोमी क्षेत्र का घनफल लाने के लिए इन तीनों के परस्पर गुणित करने पर उत्सेद योजन के घन का संख्यात्वा भाग लब्ध आता है। इसे 1536 के घन से गुणित करने पर गोमी के घन रूप क्षेत्र के प्रमाण घनांगुल आ जाते हैं। अब ये देखिए, आप सबको ये सबसे सरल है गणित है, सबसे सरल गणित है। क्यों सरल है? इसके अंदर आपको कठिन कैसे करेंगे? जो एक एक शब्द लिखा है ना, उसको आप लिखते चलिए, आपको ये पूरा गणित सबसे सरल लगेगा। आपको 2 बातें याद रखनी है। हमें निकालना 3 इंद्रिय जीव का घनफल निकालना। क्या करना? 3 इंद्रिय जीव का घनफल निकालना। घनफल किसको कहते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई कहते हैं। ये तो बताइए। अब ये लोग आयाम को लंबाई बोलते हैं, उससे ऊंचाई को बोलते हैं, वो अपन समझ लेंगे। विष्कंभ को चौड़ाई बोलते हैं, ये अपनी बात इनको पता चल गया। लेकिन 3 चीजों को गुणा करना है, और तीनों चीजों की कितनी है वो आचार्य ने यहाँ पर लिखा है। सिर्फ हमको उसको डिराइव करते करते लिखेंगे तो हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो उत्तर आएगा वो आएगा घन योजन में आएगा, घन योजन में आएगा, क्योंकि जो भी उसका प्रमाण है ना गोमिनित, तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको निकालने के लिए वापिस हमें पता है कि एक घन योजन के अंगुल करने के लिए 1536 के घन का गुणा करना पड़ेगा। वो अपन ने पहले निकाल के देख लिया। मतलब एक घन योजन में कितने अंगुल होते हैं कि 1536 का घन कर लेंगे, इतने अंगुल उसमें होते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखो धीरे से पढ़ते हैं। गोमी का आयाम उससे योजन के 4 भागों में से 3 भाग है, मतलब 3/4 योजन है। क्या लिखा? इसको जो लिखा वही लिखना है। गोमी का आयाम लंबाई कितना है? उससे योजन, मतलब लंबाई, वो जो सुचुंगल कहो या उससे योजन कहो एक ही बात है। उससे योजन के 4 भागों में से 3 भाग प्रमाण है, मतलब 3/4 है। 4 भागों में से 3 है, 4 हिस्सों में से 3 दिया तो कितना दिया? 3/4 दिया। आप नहीं समझे? 4 हिस्से थे। जैसे 100 थे, 100 के 4 हिस्से कितने होंगे आशा बहन? कठिन मत समझो, आप समझो इसको। आप अपन गणित पढ़ रहे हैं। 100 है, 100 के 4 भाग करेंगे कितने? 25 25 25 अब उसके 25 के 3 भाग 1 कर लो, कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। 75 किसके हो गए? 100 के। तो 75/100 हो गया। वो कितना हो गया? कुल भाग कितने थे? 100 थे। अपन ने 4 भाग किए, कितने कितने के? 25 25 25 4 जगह रख दिए, 3 लिए तो कितने हो गए? 75। 75 कितने हैं? 75/100। 100 था, टोटल भाग था कितना था? 75 था। किसका? 75? 100 का। तो 75/100 किया था, 3/4 आ गया। तो वही लिखा 4 भागों में से 3 भाग प्रमाण में 3/4 है। आगे क्या लिखा? विष्कंभ उससे के 8वें भाग है। अब आचार्य कहते हैं कि हमने आपको उत्संग बताया था 3/4, लेकिन उसका 8वां भाग है, तो 3/4 गुणा 1/8, 3/32 3/32 हो गया विष्कंभ। तो नीचे 8 चौक 32 हो गया। 3/4 गुणा 1/8। मंजुला जी क्या हो गया आपको गणित? बहुत सरल है। क्या हो गया? 3/32। पानी ज्यादा बरस रहा है क्या इंदौर में? 3/4 गुणा 1/8 तो कितना हो गया? उससे 3/32 हो गया। और बाह्य कितना? विष्कंभ से उसने 3/32 का आधा किया तो 3/64 हो गए। तो हमारे पास में 3 उत्तर आ गया। आयाम कितना है? 3/4 पहली लाइन में लिखा है। दूसरी लाइन में लिखा उससे कितना है? उसका 8वां भाग है। तो 3/4 गुणा में 1/8 किया तो 3/32 हो गया। तीसरा उत्तर आ गया 3/8 को आधा किया तो 3/64 हो गया। तो तीनों को गुणा करेंगे, 3/4 गुणा 3/32 गुणा 3/64, और ये उसका आ गया। किसमें आ गया? घन योजन में आ गया। इसके अंगुल बनाने के लिए 1536 के घन का गुणा करेंगे तो वो भी हमारी संख्यात में राशि आ जाएगी, जो आचार्य ने गणित करके यहाँ पर बता दी है। हमें अभी गणित नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेटर है नहीं है,
और पहाड़े अपने को भूल चुके हैं, याद तो थे। चलो तो आगे बढ़ते, उदाहरण में देखो क्या किया। ये 128 128 क्या लिखा है फिर बीच में? इसको गुना करो ना, 32 को 4 से गुना करके 128 हो गया। 32 के 128। आप वैसे ही मैंने बताया ना, वो उत्तर वही आने वाला है। 3/4 गुणा 3/32 गुणा 3/64 करो तो उत्तर वही आएगा जो निकाला है। 3 3 9 और 32 के 128, 9 बटे वही 128। उत्तर आने वाला है। जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अपने को तो क्या है, अपने को एक ही फार्मूला रखना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। अपने पास 3 चीज अपन ने निकाली। 3/4 उसकी थी, क्या थी, वो उससे था ऊंचाई थी। विषकंभ कितना था, 3/32 आया था, उसका 8वां भाग था। और फिर उसका कितना किया था, उसका फिर जो है उन्होंने कर दिया था 32 का आधा, तो 3/64 हो गया। आप गुणा करो, 3/4 गुणा 3/32 तो 3/64, तो ऊपर 3 गुणा 3 गुणा 3 तो ऊपर तो हो गया 27 हो गया। ऊपर है ना, ऊपर 3 है ना, 3/4 भी है, 3/32 भी है, 3/64 भी है। तो ऊपर 3 बार 3 है, तो ऊपर तो आ गया 3 3 9 27 आ गया, बराबर। ऊपर का ठीक है ना, और नीचे की बराबर है 3 32 के 128 और 128 को फिर 64 को गुना कर। अब नीचे क्या बचा, 4 गुणा 32 गुणा 64 बचा है, उसको आप गुणा करोगे तो 256 गुणा 32 भी आ सकता है, उसको कर सकते हैं। और उसको भी और सॉल्व करेंगे तो 8000 8192। हाँ वो संख्या आ जाएगी, 192 संख्या आ जाएगी। तो 27/8192 संख्या आ गई। अब इसके बनाने, घनांकुल बनाने, तो उन्होंने वही गुणा कर दिया, 1536 का घन गुणा कर दिया, जो वही 362 करोड़ 38 लाख वाली संख्या थी। तो अपने को इसका उत्तर मिल गया। अब ये संख्या भी आई है तो ये भी संख्यात घनांकुल है या संख्यात तो हुई नहीं है, तो संख्यात घनांकुल हमने ले लिए। चलो प्रीति आगे का पढ़ो। 12 योजन वाले, 12 योजन आयाम वाले और 4 योजन मुख वाले शंख क्षेत्र का क्षेत्रफल। व्यास को अब ये शंख होता है 2 ना, इंद्रिय लिया है। ये 2 इंद्रिय का लिया है प्रीति जी। अब शंख तो अपन देखा है, अब उसका शेप अलग होता है। तो ऐसे शेप का हम ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं कर सकते, उसके लिए फार्मूला होता है। और हमारे आचार्य थे ना, वीरसेन आचार्य, उनको सारी गणित जो है ना, मतलब बिना मैथमेटिक्स कॉलेज में नहीं गए, न कोई उन्होंने जूम टीवी पर क्लास अटेंड की, न कोई कर्नाटक पढ़ा, लेकिन सब उनको फार्मूले वगैरह सब याद थे। ये बात जरूर है, ये कोई गजब की बात है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो है ना स्कूल में जाके नहीं होता है। ज्ञान तो संयम, जैसे जैसे संयम बढ़ता है, चारित्र बढ़ता है, ज्ञान का उभार बढ़ता जाता है। क्या उषा जी, सही है कि नहीं भाई? है ये केवल ज्ञान, आपको ऐसा नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको 25 यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, 1000 डॉक्टरेट करनी पड़ेगी, 12 लाख वर्ष तक अपने को स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। संयम से आराधना की है, ज्ञान के 11 वर्ष हो जाएगा, खटाखट 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 खटाखट। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। तो अब हमको शंख का निकालना है, तो शंख के निकालने के पास में आचार्य के पास में फार्मूला था, और वो फार्मूला उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर कर रखा। हमें उस फार्मूले में उसको जो उन्होंने बताई उसकी साइज है उसको डालते जाएंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। तो फार्मूला तो है ही है। ये फार्मूला क्या है देखो, इन्होंने लिखा है यहाँ पर, एक एक करके पढ़ेंगे। पढ़ो प्रीति, धीरे धीरे पढ़ो। व्यास को उतनी ही बार करके, अर्थात व्यास का जितना प्रमाण है उतनी बार व्यास की रख के जोड़ने पर जो लब्ध आवे। रुकेंगे बस, रुकेंगे नहीं तो क्या गणित आपको समझ, ये गणित समझने के लिए क्या है, माना कि व्यास 12 है। हाँ, क्या है, माना 12 है, 12 योजन मान लो, जो भी मान लो, अभी मान लो 12 योजन है। व्यास को उतनी बार करके, मतलब 12 को 12 बार करना है। अगर धीरे धीरे करोगे ना तो आपको पूरी गणित समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या अशोका जी आ रही ना? हाँ जी। तो ये लिखा 12 पर 12 को उतने 12 बार किया, यानी व्यास का प्रमाण 12 है, उतनी बार 12 लिखकर जोड़ा तो 144 आ जाएगा। 12 करो 144 आ जाएगा। देखो अब आया मंजुला जी को एकदम क्लियर हो गया कि जोड़ने पर लब्ध आवे कितना आ गया, 144 44 आ गया। तो उसमें क्या लिखा है, मुख के आधे प्रमाण को घटाकर। हाँ, अभी अपने को पता नहीं है। मान लो मुख जो है 4 है, मान लो 4 है, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। अपने मुख 4 है तो मुख के आधे को घटाया
तो कितना अमुक का आधा कितना का 4 का आधा 2 हो गया, दो तो हो गया, 12 में से 2 घटाए तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 आ गया। मतलब ऐसे करते जाने का है। उसके मुख से आधे के प्रमाण को घटाकर मुख के आधे के प्रमाण के वर्ग को जोड़कर जो घटाकर 8 आया, उसमें मुख जो था मान लो वो 4 था तो 4 का वर्ग क्या तो 16, तो 16 जोड़ दिया, तो ऐसे करते जाने का जो ये फार्मूला संख्या है। आवे उसे द्विगुणित करके हाँ, पश्चात इसमें जो 4 का संख्या है भाग दें। जो आया उसमें फिर 2 का गुणा कर देने का। हाँ, फिर 2 का चार गुणा का करके भाग। फिर 4 का भाग भाग। दे देना। इस ये प्रकार जो वास्तव में लब्ध बच्चों में तो आवे अरे है ना, आपको क्या लगेगा 2 को जोड़ा, 2 का भाग दिया, 2 का आधा किया, ये फार्मूला है। 42 हो गया, 42 हो गया। हाँ, जो भी हो गया, ये शंख का इस क्षेत्रफल प्रकार कहते जो हैं। लब्ध आवे उसे शंख का क्षेत्रफल कहते हैं। गाथा 13 आप पढ़ो ऊपर देखो, व्यासम तावत् कृत्वा तावत् कृत्वा स्वदनतलोनं मुखार्धवर्गयुतं द्विगुणं चतुर्विभक्तं तनाभिखेकस्मिन् गणितमाहुः। देखो गणित कैसे आती है ना जैसे वो भी उसकी भी गाथा लिखी उन्होंने। हाँ वो गाथा लिख दी, जैसे हाँ। रत्नकरण शावकाचार में है ना, क्या है कुलम जाति बलम रिद्धि है ना, वो ना कुलम नहीं है, तो वो उसमें वहां पर आहू वहां भी आया लास्ट में, इसमें गता आहू, और यहाँ पर कौन सा गया गणितम माहू, मतलब ये माहू शब्द कहाँ पर आया है, रत्नकरण शावकाचार में जो 8 बंद की है ना, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु है ना, अष्टवाश्रित्यम मानित्वम इसमें गत इसमें को जो बताया गया, तो वहां भी और यहाँ पर गणित का बताने वालों ने कहा है, आओ मतलब कहना है, क्या बताया गणित करके, क्या गणित का विधान का कि व्यास है तावत कृत्वा व्यासम वदन दलोणम, जितनी बार व्यास है उतनी बार कृत्वा, मतलब 12 है तो 12 को 12 बार लिखकर, कृत्वा मतलब करके, वदन दलोणम, वदन कहते हैं मुख को, मुख से उसका भाग दो, मतलब इस तरह से उसकी गाथा बना दी और उन्होंने हिंदी में पूरा अपन को अर्थ दे दिया। तो अपन इसको फिर करने वाले आचरण करके बताएंगे। अब इस तरह क्षेत्रफल आ गया, अपने को क्या निकालना था, घनफल निकालना था, तो अब आगे इस सूत्र से लाकर उस क्षेत्रफल को मिला आपको सबको, पेज नंबर 35 है, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो अपन ने गणित के फार्मूले से क्षेत्रफल आया, उत्तर आया, उसको इस सूत्र से लाकर, मतलब इस सूत्र से उसको निकाल कर, लाकर मतलब निकाल कर मुख से ही, क्षेत्रफल को मुख से उससे सही, क्षेत्रफल में मुख से कम किया, उच्छेद के साथ में किया, उच्छेद के चौथे भाग से गुणित किया, उससे के घन योजन लाकर घन योजन आ गए, और फिर 1536 घन से गुणा करने पर शंख का प्रमाण हो जाता है। अभी अपने को समझना नहीं है, अभी समझेंगे, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि यहाँ के एक एक लाइन को पढ़ना है, और जो जो आचार्य ने शंख का जो अपने को डायमेंशन बता रखी कि 12 योजन मुख है, 4 योजन उसका उच्छेद है, जो भी बता रखा है उसको वहां पर लगाते रहने का, तो अपने को उत्तर लंबाई है 4 ठीक है ना। चलो अब आगे पढ़ेंगे, चलो पढ़िए कस्तूरी जी आगे का पेज नंबर गोमी का आयाम, हाँ गोमी का क्या मतलब हुआ अगर? 3 इंद्रिय जीव है, 3 ये शंख का निकाल रहे हैं अपन, 2 इंद्रिय जीव का निकाल रहे हैं, 2 इंद्रिय गोम्य का तो निकाल चुके, 3 का निकाल चुके, ये तो 2 इंद्रिय का निकाल। शंख तो 2 इंद्रिय है। देखो अब अपन 36 पेज पर आ जाओ आप लोग, आराम से 36 पेज पर। देखो शंख का आयाम 12 योजन है, उन्होंने मुख का योजन 4 योजन है, उन्होंने दे दिया। ये डायमेंशन आज अपन ही नाप सकते हैं, ये तो अपन जा ही नहीं सकते हैं, वहां देख भी, और जाएंगे तो अपन कहाँ नापेंगे, समुद्र में जाकर उसको पकड़ के नापेंगे क्या, ये तो भगवान के ज्ञान में आया और उन्होंने लिख के बता दिया है। शंख का आयाम 12 योजन है, मुख का योजन 4 है, तो पहले 12 को 12 बार लिखा, तो 12 गुणा 12 144 आ गया, वो तावत मतलब जितना उसका था 12 को 12 बार कर दिया। उसमें से क्या किया उसने, उन्होंने 4/2 मुख के आधे को घटा दिया, तो मुख कितना था 4 था, 4 में 2 का ये करना कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रखना है सब, सिर्फ वो पहला देख के यहाँ लिखते रहने का है। और अशोका जी कल आपको समझाएंगे फिर से, आपको कुछ नहीं है अशोका जी, जो पढ़ना है 4/2 किया ना, तो वो 2 आ गया, 142 उत्तर आ गया।
अब 142 में क्या है कि फिर उन्होंने कहा था कि 4/2 का वर्ग कर देने का, तो 4/2 का वर्ग किया और उसको जोड़ दिया, तो ये आ गया 142 में 4 146 आ गया। फिर उसको 2 से गुणा कर दिया, 292 आ गया। 292 आ गया। फिर 4 से भाग दिया, 73 आ गया। ये तो बहुत आसान है ये। जो ये मैथ्स तो करने में कल आप देखना फटाफट अशोका जी करने वाले हैं, फटाफट करेंगे। कैसे करना है अशोका? ये सुनो, आज मेरी सुन लो, कल आपको बोलने का। देखो ये क्या क्या समझ में आ गया। ये ना जो पेज नंबर 35 पर लिखा ना, व्यास को उतनी बार करके, तो व्यास इन्होंने माना 12 मान लिया, तो अपने को 2 संख्या मिल गई, 12 और 4 मुख 4 है। तो व्यास अब वापस पेज नंबर 35 पर आ जाओ और अपने को संख्या मिल गई 12 और 4 है, याद रख लेना 12 और 4 है। व्यास को उतनी बार करके, व्यास 12 है, 12 को 12 बार किया तो मंजुला जी ने उत्तर दिया 144 आ गया। जोड़ने पर यहाँ तक तो आ गए। उसको मुख के आधे से, मुख कितना 4 है, 4 का आधा क्या 2 है, उसमें से घटाया तो 144 में 2 कितना गया 142 आ गया। अब 36 पेज पर देखते हो यही आया 142 आया। हाँ जी। फिर आधे के प्रमाण से वर्ग को जोड़ दे, तो 2 का वर्ग करके जोड़ दिया उसमें से, मुख के आधे, मुख के कितना 4, उसका आधा कितना था 2 का वर्ग किया 4 आया, उसको जोड़ दिया। इस प्रकार जो संख्या 146 हो गया, कर दिया तो पश्चात और 4 का भाग दिया तो 73 आ गया। ये आप लोग खुद करोगे, ये खुद करोगे उतना ही आनंददायक है। जैसे समझ में आ गया अच्छे से, ये तो बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, आपको तो आई ना है ना, इसलिए तो देखो आपने मैथ सिखा दिया हमें। नहीं हाँ, बहुत बढ़िया। ये धवला जी है ना, बहुत शांति से स्वाध्याय करने का है, बहुत मन लगा। और नहीं तो क्या होता है प्रीति जी, ये ऐसा है कि अपन उठ के ना, मतलब अपन आलोकाकाश में चले जाए और वहां कोई नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे? अकेले तो रह नहीं सकते, अभी सिद्ध भगवान तो हो ही नहीं है। अगर मैं अभी आपको आलोकाकाश भेज दूं तो आप नहीं रह पाएंगे वहां पर, क्योंकि आपकी आदत तो है कि मंदिर में जाए, सब लोग मिले, यात्रा पर जाए। आपके प्रीति जी को अकेले कैसे रह सकते हैं? उनको तो पूरा संग दे दो, यात्रा कराएंगे पूरे सबकी, और आलोकाकाश चले जाएंगे। तो ये अपने को इस गणित को पढ़ने का तरीका यही है, धीरे 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 एक एक चीज को मानते चलो और करते चलो। मुझे तो इसी तरह से मतलब धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है ना? हमारे मुग्धा जी बता रहे हैं, हमारे मुकेश भैया नहीं बोलते हैं। मुकेश भैया देखो भैया, एक बार ये रस लग गया आपको, वैसे हमारे यहाँ बहुत लोगों को लग गया है, मुझे लगता है। क्या राजेश भैया, रस लग जाएगा ना तो ये धवला जी पढ़ने में आनंद आएगा। और ये मत सोचना कि धवला जी कठिन नहीं, कठिन है। अरे सर हम नहीं पढ़ रहे क्या? अंजना जी सर हम नहीं पढ़ रहे क्या? हाँ पढ़ रहे ना, पढ़ रहे। ये एक बात है, कठिन तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कठिन को कठिन नहीं पढ़ेंगे तो कौन से भाव में पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? अब उम्र तो इतनी हो गई, कब पढ़ेंगे? अच्छा बताओ, अभी कठिन है, कब पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग कोशिश करेंगे जरूर। और आप लोगों ने इतनी हिम्मत कर ली है कि चौथी पुस्तक के भी आपने कौन से पेज पर आ गए? अपन 34 पे 35 पेज तक तो आ गए, 36 पर आ गए। और 36 आचार्य परमेश्वरी के होते हैं। अब उनका गुण अच्छा होते हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिल गया है। और जो आचार्य परमेश्वरी का आशीर्वाद है तो आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? अपने वितरागी देवों का अपने सब में आशीर्वाद हो, सरागी का नहीं ले रहे अपन तो वितरागी को ले रहे हैं ना, 36 है ना, बराबर है ना? चलिए, तो ये आ गया आपका, पूरा हो गया। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। अब आ गया आशा बहन का, आ गया भैया। तो महामत्स्य का तो आशा बहन पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ सकता, आशा बहन पढ़ना। पढ़ो 1000 योजन आयाम, पढ़ो आशा बहन। 1000 योजन आयाम, 500 योजन उच्छेद और उच्छेद के आधे अर्थात 250 योजन विस्तार वाले महामत्स्य का क्षेत्र भी घनफल रूप करने पर संख्या प्रमाण घनांगुल होता है। ये बहुत सरल है आशा बहन, तीनों डायमेंशन दिए, 1000 योजन भी है, 500 भी है और उसका आधा मतलब 250 भी है। तो हम लोग गुणा ही करना है, सिर्फ 1000 को 500, 1000 500 मल्टीप्लाइड में 250, कुछ नहीं करना है और सीधा आ जाएगा 12.5 करोड़ घन योजन आ जाएगा। ये तो सभी लोग कर सकते हैं, ये सबसे सरल है, 5 इंद्रिय का सबसे सरल है। 3 का गुणा करना है, 0 का है ना, इसलिए हाँ 12.5 करोड़। और उसको ये आया ना, उसको भी 1536 के उससे गुणा करना पड़ेगा। नहीं, इसको नहीं, ये सब योजन है ना, तो योजन को उन्होंने क्या गुणा कर दिया?
हाँ, उसी से गुणा करना पड़ेगा। 1536 अंगुल बना लिए और ये भी संख्यात घनांगुल आ गए, बराबर। चलिए, मिला ना। महामत्स्य का आयाम 1000 योजन लिखा है उदाहरण में, फिर उससे 500 योजन लिखा, विश्वकर्म 250 लिखा। आगे देखो आशा में तीनों गुणा किया, पहले 1000 को 500 से गुणा किया, फिर जो उत्तर आया उसको 250 से गुणा किया, तो उत्तर आ गया 12.5 करोड़। अपन एक साथ भी लिख सकते हैं, 12.5 करोड़ घन आ गया। उसमें उन्होंने वही 1536 के घन से भाग दे दिया तो अंगुल आ गए, और ये बोला इतने आए अंगुल, कितने जो आए ये सब कितने हैं कि ये सब जो है संख्यात ही है, तो हमारा उत्तर हो गया संख्यात घनांगुल हो गया। चलिए आगे पढ़िए आशा भाई। इस प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना रूप से आए हुए इन प्रमाण घनांगुलों में घनांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण जगन्य अवगाहना को प्रक्षिप्त करने से जो जोड़ हो उसे आधे से छिन्न करने पर भी संख्यात प्रमाण घनांगुल ही रहते हैं, यह सिद्ध हुआ। समझाइए, समझाना क्या है। अपन ने निकाली थी उत्कर्ष अवगाहना, निकाली थी। उत्कर्ष अवगाहना किसकी निकाली? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सबसे बड़ी साइज के निकाला। अब वो शंकाकार बोलता है कि कोई कम साइज वाले भी होंगे, तो क्या होंगे? तो जो बड़ी अवगाहना है उसकी छोटी दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो तो औसत मिल जाएगी, तब भी संख्यात ही आएगी। हम ये थोड़ी कह रहे संख्यात है 15 है तो भी संख्यात है, 40 है तो भी संख्यात है, 80 है तो भी संख्यात है, संख्यात योजन में ही होंगे। तो हमने संख्यात घनांगुल हमने ये ले लिया। मतलब जगन्य, अपने को एवरेज निकालने क्या है? जगन्य प्लस उत्कृष्ट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू उसकी औसत एवरेज अवगाहना आ गई। चलिए अब आगे पढ़ना, कौन पढ़ेगा? मुकेश जी पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि आगे पढ़ो मुकेश जी। हाँ जी पढ़िए। दूसरी बात यह है कि विहार स्थान में तिरंचों के क्षेत्र की प्रधानता नहीं है, किंतु देव क्षेत्र की ही प्रधानता है। अब बताओ उषा जी, देखो इतने गणित किए आचार्य ने, वीरसेन आचार्य ने, और कहा है कि जो विहार और स्थान में देवों की प्रधानता है, तिरंचों की प्रधानता नहीं है। लो तो आचार्य से मतलब आप ये देखिए कि क्या करे जंगल में, अगर शुद्धात्मा में मन नहीं लग रहा है तो आचार्य ना अलग अलग तरह से प्रमेय बिठाते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। जब आशा में सीधा ही कहना था तो सीधा ही देवों को ले देना, लेकिन उन्होंने क्यों किया कि विहार कौन करते कि त्रस करते हैं। तो त्रस में क्या 2 इंद्रिय नहीं है क्या? त्रस में क्या 3 इंद्रिय नहीं है क्या? त्रस में क्या 4 इंद्रिय नहीं है, 5 इंद्रिय नहीं है? तो उन सबका क्षेत्रफल लगाकर उन्होंने बोला संख्यात घनांगुल हुआ। लेकिन अब क्या कहते हैं, दूसरी बात यह है, मतलब तेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था तो हमने करके बता दिया, लेकिन एक बात और हम बताते हैं कि क्या बात है कि यहाँ पर किसकी देव क्षेत्र की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? देव क्षेत्र की प्रधानता। आगे पढ़ो। क्योंकि घनांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण मुख्य रूप से अर्थात विषकंभ और उत्सेग रूप से विहार करने वाले देवों की संख्यात 1000 योजन प्रमाण अवगाहना में घनफल रूप में संख्यात घनांगुल पाए जाते हैं। इसलिए विहार वस्तान राशि को संख्यात घनांगुल अवगाहना से गुणित करना चाहिए। बस। तो ये क्या फार्मूला क्या था, ये सब भूल जाओ गणित को। हमको क्या निकालना था कि विहारवत स्थान जो है उसका क्षेत्र कितना। मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि क्षेत्र रहते हैं, तो विहारवत वाले मिथ्या दृष्टि कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो आचार्य ने बोला था लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं। क्या बोला? लोक कहते हैं। तो लोक के असंख्यात भाग कैसे निकाला कि 343 को कौन सी संख्या से भाग दिया, वो संख्या निकाली। तो क्या निकाला? कितने लोग विहार करते हैं, एक बात तो कितने लोग विहार करते हैं, दूसरा जो विहार करते हैं उन सबकी औसत एवरेज हाइट कितनी है, तो उसका कितना क्षेत्र लिखेंगे तो हाइट भी लेते हैं और उच्चेद भी लेते हैं। क्योंकि आपको पलंग पर क्या चाहिए? आपकी चौड़ाई चाहिए और लंबाई चाहिए। आपको पलंग की साइज निकालनी है तो क्या करना? लंबाई है, तो लंबाई को तो बोलते हैं उच्चेद। और इन्होंने बताया ना आगे के लिए कि उच्चेद लंबाई को बोल रहे हैं, और जिसको अवगाहना कह दिया बोलते हैं ना लंबाई को। हाँ, ये देखो आयाम लंबाई को बोलते हैं। यहाँ पर उच्चेद को मैंने ऊंचाई बोलना, उच्चेद को ऊंचाई बोलना, ऊंचाई बोल दो, ठीक है ना। और विषकंभ जो है चौड़ाई को हो गया, विषकंभ किसको? चौड़ाई को। अब इसका भी फार्मूला है, कि जितनी लंबाई है
उसका मेरे ख्याल से आगे आने वाला 8 गुना जो है आपका उससे होगा, या उसका आधा भाग होगा, मतलब बड़ा उसका 1/8 होगा। ये उसको फार्मूला से निकाल लेते हैं। जैसे कैसे निकालते मुझे इतना पता है, भगवान के सम्मुचरण में अशोक वृक्ष होता ना, हाँ जी, उसकी कितनी हाइट होती है? भगवान की हाइट से 12 योजन ऊपर। हाँ, 12 गुना, जितनी उसकी हाइट होती है उससे 12 गुना, 12 गुना होती है, बराबर है। ये तीनों परिणति में आता है। क्यों कि अब चंदापुर भगवान की हाइट थी 150, अब उनके अशोक वृक्ष की हाइट कितनी है? आदिनाथ भगवान के अशोक वृक्ष की हाइट कितनी है? हमारे महावीर भगवान की अशोक वृक्ष की हाइट कितनी है? कि जितनी कृति जी, नया पॉइंट आपके लिए बोलो। पता नहीं था ना? बोलिए नहीं पता था आज तक, बोलिए नहीं पता था। नहीं पता था। नहीं पता था, आज सुना नहीं पता था, नई बात ही पता चली है। ये तो ऐसे निकल गई। ये कोई निकलते ही मतलब अशोक वृक्ष कितना बड़ा होता है, नहीं तो क्या सबके बराबर हो जाए तो कैसे चलेगा? आदिनाथ भगवान का अशोक वृक्ष हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। कितना एरोप्लेन से ऊपर चला जाएगा, जैसे एरोप्लेन होता है ना, जितना 12 गुना होता है। ये लिखा है यहाँ पर। ये कहाँ लिखा है? ये यति वृषभ सेन आचार्य ने लिखा है, तिलोय परिणति में लिखा है। बहुत अच्छा वर्णन है, तिलोय परिणति यति वृषभ सेन आचार्य की पुस्तक है। ठीक है, तो ये बात आ गई यहाँ पर। तो उनकी कितना क्षेत्र एक का है, कितने व्यक्ति है, उनको गुणा किया, टोटल क्षेत्र आ गया। अब इतने है क्षेत्र है, वो लोक का कितना भाग है, अधोलोक का कितना भाग है, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है, तिर्यक लोक का कितना भाग है, और मनुष्य लोक का कितना भाग है। मतलब जितना आया वो पानी बाल्टी का कितना बड़ा भाग है, तपेली का कितना है, गिलास का कितना है, और कटोरी का कितना है। बस ये निकालना उन्होंने, अलग अलग करके उन्होंने निकाला कितना है, ज्यादा है। क्यों कि छोटा बच्चा है, अब उसको बाल्टी समझ नहीं आती, बोलेगा 2 गिलास पानी के बराबर है, बोल सकते हैं, है ना? ये कितना 2 गिलास के लिए, और बड़ा है तो कितना तपेली लेना है। तो इस प्रकार से बताया उन्होंने। चलिए अब आगे का पढ़ने का है। बोले राजेश भैया, शंका। पंडित जी मैं केरला में हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तो कौन पढ़ना बाकी रह गया अभी? मैं पढ़ूं? आप आज अशोका जी ने पढ़ा, मुग्धा जी ने पढ़ा। आप पढ़ो। असंख्यात योजन परमान विहार करने वाले भी देव होते हैं। ये समझा नहीं क्या मतलब? असंख्यात योजन क्या है? कि 16वें स्वर्ग तक के देव नीचे आते हैं। 16 स्वर्ग कहाँ पर है? ऊपर 6 राज्यों तक है, ऊपर है ना। तो वहां से नीचे आते तो वो तो असंख्यात योजन हो गए। तो वो बोलता है कि असंख्यात योजन पर विहार करने वाले भी तो देव होते हैं, और आप सब यही ले रहे हो। तो आचार्य उसका उत्तर दे रहे हैं, पढ़ो। समाधान नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन परमान विहार करने वाले देव सर्व देव राशि के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। मतलब ऊपर देवों की संख्या कम होती गई है, बहुत कम है। और आपको पता है 90 ग्रह से नीचे आते ही नहीं है, तो ऊपर से आने वाले देवों की कम है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 16 स्वर्ग के देव नीचे आ जाते हैं, 16 स्वर्ग तक के देव आते हैं। लेकिन अधिकतर देव कौन से आते हैं? ये सब सोदर ईशान वाले, वाणवंतर, भवनवासी, इनकी संख्या ज्यादा होती है, ऊपर वालों की संख्या कम होती है, विहार करने वालों की। और वो कितने हैं? लोग असंख्यात भाग मात्र ही है, इसलिए उन्होंने लिए। अतः उनका यहाँ पर प्रधानता नहीं है, क्योंकि असंख्यात। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, मिथ्या दृष्टि विहार वत स्वयं स्थान राशि तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। इस प्रकार के व्याख्यान से उक्त बात जानी जाती है। तो अब है ना, ये सूत्र ही है, मिथ्या दृष्टि विभाग कहा था तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र सूत्र है, उससे पता चल जाता है कि संख्यात विभाग प्रमाण मतलब जो है ये राशि है, सूत्र ही है। मतलब आचार्य ने उसी को उत्तर दे दिया। शंका, मिथ्या दृष्टि विहारवत स्वयं स्थान राशि के रहने का क्षेत्र त्रियक लोक के संख्यात विभाग मात्र कैसे है? समाधान, फिर उसको विश्वास नहीं हुआ। आचार्य ने बोला सूत्र में है, लेकिन नहीं आचार्य मुझे समझना कि संख्यात विभाग कैसा है। तो फिर आचार्य जो है वीरसेन आचार्य उसको गणित के माध्यम से समझाने वाले हैं, निकाल के बताएंगे। जब शिष्य पूछ ही रहा है तो बताएंगे। पढ़िए समाधान, 1 लाख योजन में 7 का भाग देने से जितने सूच्यांगुल लब्धावे तत्प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण त्रियक लोक है। इसी क्या मतलब हुआ इसका? अपन ने बताया था तिर्यक लोक कितना लिया था? 1 राज्य छोड़ा लिया था,
7 राजू उत्तर दिशा में लिया था और 1 लाख योजन लिया था अपन ने। गुणा कहते हैं 1 लाख योजन क्या किया था। अब इनको इन्होंने बनाना है, प्रथम में बनाना है, तो क्या किया, 7 से गुणा किया और 7 से भाग दे दिया। तो ऊपर हो गया 7 गुणा 7 हो गया, तो उसको बोल दिया प्रथम राजू, और नीचे हो गया 1 लाख का 7वां भाग, 1 लाख का 7वां भाग हो गया। हाँ, ये तो वही लिखा 1 लाख योजन में 7 का भाग देने पर। ये कैसे आया, ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। अभी आज बात शुरू किया था 32-33 पेज पे शुरू किया था ना, पांचों का, जो आशा बहन ने आज फिर पढ़ा था अपने, ये अपन ने पढ़ा है। पेज नंबर 31 को देख लेना आशा बहन, फिर से आज फिर पढ़ा था, पांचों लोगों का पढ़ा था, वहीं से आया है ये। तो 1 लाख के इतना, इसे पूर्वोक्त बोलिए, इसे पूर्वोक्त। हाँ जी, 1 लाख योजन में 7 का भाग देने से जितने सूच्य अंगुल लब्ध आवे तत्प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर प्रमाण त्रियक लोक है। इसे पूर्वोक्त विहार वत स्थान रूप क्षेत्र से भाजित करने पर संख्यात रूप लब्ध आते हैं। इसलिए त्रियक लोक के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि विहार वत स्थान राशि रहती है, ऐसा कहा है। क्या अभी इसको समझाने वाले हैं, कहने के वाले हैं तिर्यक लोक। तो तिर्यक लोक का उन्होंने निकाला, तो क्या आया था, प्रतर राजू में आया था। प्रतर राजू, वो किसमें, प्रतर राजू, राजू गुणा राजू है। और जितना क्षेत्र है वो क्षेत्र किसमें लिया था, घनांगुल में, संख्यात घनांगुल और संख्या में लिया था। मतलब बहुत अंतर है, तो इसलिए उसको बोला वो कितना भाग है, उसका संख्यात में भाग ही है। इसी बात को विशेषार्थ में समझा रहे हैं। पढ़िए, विशेषार्थ पढ़िए। त्रियक लोक पूर्व पश्चिम में 1 राजू चौड़ा, उत्तर दक्षिण 7 राजू लंबा और 1 लाख योजन ऊंचा है। इसे जगत प्रतर रूप से करने के लिए 1 लाख योजन में 7 का भाग देना चाहिए, क्योंकि त्रियक लोक भी उत्तर दक्षिण 7 राजू तो है ही, किंतु पूर्व पश्चिम जो 1 राजू मात्र है, उसे 7 राजू प्रमाण प्रकल्पित करने के लिए उच्छेद में 7 का भाग देने से उच्छेद 1 लाख योजन का 7वां भाग रह जाता है। और पूर्व पश्चिम में ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जो अपन ने तिर्यक लोक निकाला, तो तिर्यक लोक में क्या गुणा क्या था, 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 1 लाख योजन। फिर से हमें क्या निकालना है, तिर्यक लोक का पूरा जो है कितना बड़ा है ये निकाल रहे हैं। तिर्यक लोक है ना, निकाले मध्य लोक को, तिर्यक लोक को 1, वो 1 राजू है, हमें पता पूरा 1 राजू में मध्य लोक है। उत्तर दक्षिण में कितना है, 7 राजू है। 7 राजू कितना है, जितना मेरे ऊपर कितना है, 1 लाख योजन। 1 लाख योजन का, तो अपने पास गुणा क्या आ गया, 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 1 लाख योजन, ये अपने पास में आ गया। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो आचार्य को करना प्रतर राजू बनाने, क्या बनाने, अपने को प्रतर राजू बनाने। तो प्रतर राजू किसको कहेंगे, 7 राजू में 7 राजू का गुणा करेंगे तो प्रतर राजू आएंगे। लेकिन हमारे पास में ऊपर क्या है, 1 राजू गुणा 7 राजू है। तो आचार्य कहते हैं 7 से गुणा करो और 7 से भाग दे दो, 7 से गुणा करो और 7 से भाग दे दो। तो ऊपर क्या हो गया, 7 गुणा 7 हो गया, उसको तो बोल दिया प्रतर राजू, और 1 लाख का 7वां भाग हो गया। इसलिए इन्होंने सरल करने के लिए, बोलने के लिए क्या बोल दिया, 1 लाख योजन का 7वां भाग रह जाता है प्रतर राजू, और 1 लाख का 7वां भाग रह जाता है। एक बचा, फिर से बताऊं क्या? नहीं, इन्होंने ये कहा ना, ये पूर्व पश्चिम में 7 राजू प्रमाण क्षेत्र हो जाता है। ये तो पूर्व पश्चिम में तो 1 राजू है, तो 7 राजू कैसे हो जाता है? ऐसा है, इनको है ना बड़ी यूनिट में दिखाना है। इनके पास में क्या है, 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 1 लाख योजन है, यही है, कोई चेंज नहीं करना। इसको बोलने की अलग भाषा में बताना है कि हमें प्रतर राजू करना है। किसको बताया, प्रतर राजू। प्रतर राजू करने के लिए क्या होना चाहिए, 7 राजू गुणा 7 राजू होना चाहिए। लेकिन हमारे पास में ऊपर क्या है, 1 राजू गुणा 7 राजू है। तो 1 लाख योजन, अगर 1 को अपन लिखे 7/7 लिखे तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं हुआ। 1 राजू की जगह अपने क्या लिखा, 7/7 राजू लिख दिया, गुणा 7 राजू। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? आचार्य इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 राजू की जगह पर क्या लिख रहे हैं, 7/7 राजू। कितना आया, 1 राजू आया, 7 में 7 का गुणा किया है ना। अब 7/7 राजू गुणा 7 राजू गुणा 1 लाख योजन। तो नीचे कितना रह गया, 7 है ना नीचे, उसको 1 लाख के बोला, 1 लाख का 7वां भाग बोल दिया। ऊपर क्या रह गया, 7 राजू गुणा 7 राजू हो गया, उसको बोलते हैं प्रतर राजू। फिर से
कोई बात नहीं। क्या है वही बात ना थोड़ा सा। नहीं, उसी चीज को आचार्य अलग अलग ढंग से करके बता रहे हैं। अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। हाँ, वो क्यों करके उनको बोलने में आगे चार पत्थर राजू, आपको याद होगा उनको निकालना पड़ेगा हर जगह, इसी ढंग से कर रहे हैं। आचार्य का जो तरीका है वो यही है। तो चलो, पेन भी नहीं है, इसमें बताऊं कैसे बताऊं मैं। ये जो ऊपर जो था ना आपका, एक गुना 7 गुणा 1 लाख योजन का 7 होगा। 7 1 गुना 7। अब जो है ना वो राजू नहीं है, यहाँ तक तो राजू है, आगे क्या है 1 लाख है। 1 लाख योजन, ये 1 लाख लिख दिया मैंने, और वो लिख दिया योजन लिख दिया। अब ये जो 1 है ना, ये 1 यहाँ पर, इस 1 को आचार्य क्या कहने, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर बताता हूं मैं। 7/7 गुणा 7। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 1 की जगह पर 7/7 लिख दिया तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। और नीचे कितना, वो आगे क्या लिख दिया, 1 लाख योजन कर दिया। अब ये ऊपर कितने हो गए, 2 7 हो गए। ऊपर कितने हो गए, 7 ऊपर हो गए। ऊपर हो गए 7 गुणा 7, ये हो गया, ऊपर हो गया। और उसके पास में कितना आ गया, नीचे कितना आ गया, यहाँ पर, यहाँ आगे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1 लाख योजन भागिले 7 और डिवाइडेड बाई 7। ये 7 नीचे वाला यहाँ आ गया, तो ये 7 को लिख दिया प्रतर राजू को। 7/7 प्रतर राजू होता है 1 लाख, और ये क्या हो गया 1 लाख वजन का 7वां भाग। ये उन्होंने उसी चीज को आचार्य ने बोला है, 1 लाख वजन का 7वां भाग प्रतर राजू के बराबर मध्य लोक का ये है। समझाने की मतलब तरीका है उनका। और ये इसे बार बार करने वाले आगे जब अपन लगाएंगे ना, अभी समुद्रगार का तीसरे सूत्र में करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। प्रकल्पित कहा ना, ये कल्पना की है, ये उसे 7 राजू परमाण प्रकल्पित करने के लिए। हाँ, कल्पित है, कल्पना की है। प्रकल्पित करने के लिए उच्छेद में 7 का भाग देने से उच्छेद 1 लाख योजन का 7वां भाग रह जाता है। अब समझ लीजिए। चलिए आगे बोलिए। और पूर्व पश्चिम में 7 राजू परमाण क्षेत्र हो जाता है। इस प्रकार 1 लाख योजन के 7वें भाग में जितने सूच्यांगुल होंगे तत्प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर प्रमाण त्रियक लोग आ जाता है। एक क्या हो गया, 1 लाख बचा था। 1 लाख योजन में कितने सूच्यांगुल, एक योजन में कितने होते हैं, 7,68,000। तो 1 लाख में कितने होंगे कि 7,68,000 को 1 लाख से गुणा कर दो, और किससे भाग देना है, नीचे 7 का भाग है, तो वो उत्तर आगे नीचे आने वाला है। फिर से बता दो, अभी अपने पास में क्या बचे हैं, 1 लाख योजन का 7वां भाग बचा है। इसके आचार्य क्या बना रहे हैं, सूचंबल बना रहे हैं। एक योजन में कितने सूचंबल होते हैं, 7,68,000 है ना। अब 7,68,000 तो 1 लाख में कितने होंगे, उसमें 1 लाख का गुणा कर दिए और 7 से भाग दे दीजिए, तो ये संख्या ही आ जाएगी। तो वो ये लिखा, एक योजन में 7,68,000 सूचंबल होते हैं, इसलिए 1 लाख योजन के 7वें भाग में कितने होंगे। तो क्या किया उन्होंने, 7,68,000 को 1 लाख से गुणा करके 7 से भाग दे दिया, तो उत्तर ये आ गया जो लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी। और सूचंगुल जगत प्रतर तिर्यक लोक जानना चाहिए, इतना बड़ा तिर्यक लोक है। आगे बढ़ो, प्रतरांगुल के संख्यात विभाग बोलिए। प्रतरांगुल के संख्यात विभाग का जगत प्रतर में भाग देने से दृष्ट पर्याप्त राशि का प्रमाण आता है, और इसके संख्यात 1 भाग प्रमाण विहारवत स्वयं स्थान राशि है। विहारवत स्वयं स्थान राशि में एक जीव की मध्यम अवगाना संख्यात घनांगुल है। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आशा बहन? जो विहार करने वाले जीव हम, हाँ, जो विहार करने वाले हैं मतलब कितने लोग विहार करते हैं, और जो विहार करते हैं उनकी हाइट कितनी है, उनका क्षेत्र कितना, दो ही चीजें हमारे, मतलब आपको कितने लोग आ रहे हैं
और वो कितने बड़े हैं तो उस हिसाब से आपको जो पलंग वलंग के इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब क्षेत्र कितना है, कितने लोग हैं, तो कितने लोग विहार करते हैं कि त्रस राशि जो है पर्याप्त त्रस राशि, क्योंकि अपर्याप्त नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये बताया त्रस पर्याप्त है, उसका संख्यात में भागी करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बाकी लोग तो अपने घर पर ही रहते हैं। अधिकतर कहां पर रहते हैं, स्वस्थान है, विहार स्थान कब लोग जाते हैं, तो उसको संख्यात में भाग का जगत प्रतर भाग देखकर, जगत प्रतर भाग क्यों दिया, कि जगत प्रतर को अवार काल से डिवाइड किया था। त्रस राशि का अपन कहते हैं प्रतर भाग देना, मतलब भागार कितना था, सुचुम कल बताया था मेरे ख्याल से, आवली का संख्यात भाग का वर्ग था, क्या था कल मुग्धा जी ने पढ़ा था, मैं बता दूं, अपन पढ़ चुके पहले। सूच्यांगुल के संख्यातव्य भाग, सूचुंगल के संख्यात भाग का वर्ग था। हाँ, ये पढ़ चुके अपन लोग। 32 पेज के ऊपर है। 32 पर है, 32 पेज पर है ना। हाँ, विशेषार्थ में पहली लाइन में लास्ट में है। हाँ बिल्कुल वही है, विशेष पेज नंबर 32 पर है जो बताया अभी इन्होंने। सुचुंगुल के संख्यात भाग वर्ग, तो वो भागाहार है। चलिए आगे पढ़ लीजिए। विहार राशि में जितने लोग विहार करते हैं, स्थान राशि में एक जीव की मध्यम अवगाना संख्यात घनांगुल है, तो पूर्वोक्त राशि का कितना क्षेत्र होगा। इस प्रकार त्रैराशि करने पर विहारवत स्थान राशि का क्षेत्र संख्यात सूच्यांगुल गुणित जगत प्रतर प्रमाण आ जाता है, जो त्रियक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण है। नहीं तो ये त्रैराशि समझते ना आप, 50 रुपए का एक आम आता है तो 500 रुपए में कितने आम आएंगे, इसको त्रैराशि बोलते हैं। ठीक है ना। एक दर्जन केले 80 रुपए के हैं तो 4 दर्जन केले कितने आएंगे, इसको त्रैराशि बोलते हैं। ठीक है ना। ये बात है जिसको त्रैराशि करके कि एक जीव की अवगाना इतनी है तो टोटल जो विहार करते हैं उनकी अवगाना कितनी होगी, ये टोटल क्षेत्र आ गया। उसको अपन ने तीरक लोक से भाग दिया तो हमें उसका उत्तर आ जाएगा तीरक लोक के संख्यात भाग प्रमाण। ठीक है। ये संख्यात भाग बड़ा होता है कि असंख्यात भाग बड़ा होता है? संख्यात भाग बड़ा होता है। क्योंकि छोटी संख्या छोटा है और राशि को छोटी से भाग देंगे तो ज्यादा उत्तर आएगा। 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, है ना। और 100 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 आएगा। ये अंतर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे का पढ़ लीजिए, पेज नंबर 38। विहारवत से स्थान जीवों का क्षेत्र 2.5 दीप से असंख्यात गुना है, क्योंकि 2.5 दीप में संख्यात प्रमाण घनांगुल ही देखे जाते हैं। हाँ, तो ये जो क्योंकि ये तो 45 लाख योजन ही है, केवल 45 लाख योजन है, तो इसलिए इसका कितना हो गया, इससे संख्यात गुणा असंख्यात गुणा बता दिया। प्रमाण घनांगुल ही देखे जाते हैं। ठीक है। 2.5 दीप से असंख्यात गुना है। 2.5 दीप से वैकृत समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि जी कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में। हाँ, अभी किसकी बात आ गई है? जो अपन ने मिथ्या दृष्टि के 5 बोले थे ना, उसमें वैकृत बच गया था। वैकृत और ये विहार बचा, वैकृत की बात कर रहे हैं। कितने में रहते हैं तो बोलिए? सर्वलोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, त्रियगलोक के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में तथा 2.5 दीप से असंख्यात गुने क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान कर लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैकृत समुद्घात में 7 धनुष्य उत्सेद रूप अवगाहना से युक्त ज्योतिष देव राशि प्रधान है। इसलिए ज्योतिष देवों के संख्यात भाग प्रमाण वैकृत समुद्घात युक्त राशि का क्षेत्र लाने के लिए संख्यात घनांगुल गुणकार स्थापित करना चाहिए, क्योंकि संख्यात 1000 योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव पाए जाते हैं। हाँ, मतलब विक्रिया सभी करते हैं, लेकिन ज्योतिषी देव को लिए कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उनके 7 धनुष के उन्होंने अवगाना ले, उससे अवगाना ले लिए। ठीक है। चलिए शंका। असंख्यात योजन क्षेत्र को रोककर विक्रिया करने वाले भी देव पाए जाते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव सामान्य देवों के असंख्यात भाग मात्र ही होते हैं। ये दूसरी बार आया, पहले आज अपन दूसरी बार पढ़ रहे हैं।
मतलब ऊपर 16 स्वर्ग के देव नीचे आते हैं, 6 राज्यों से नीचे आते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है इसलिए उनको नहीं लिया। ये बात विहारवत में भी ली थी, ये की बात इन्होंने विक्रिया में भी ली है। जी, कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि सभी देव अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं, परंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त हुई राशि त्रियक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है, ऐसा व्याख्यान देखा जाता है। अबे जीव कांड में ज्ञान मार्गणा है ना, वहां पर अवधि ज्ञान के उसमें प्रकरण में आया है कि कौन से देव कहाँ तक देखते हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं वो नीचे 13 नाली में 13 राज्यों तक नीचे तक देख सकते हैं, मतलब उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा, आते नहीं है। तो हर एक का अवधि ज्ञान का क्षेत्र अलग अलग है। भवनवासी का कितना है, मतलब क्षेत्र और काल के अपन ने भी देखा था उसमें नवी पुस्तक में। तो ये बोल रहे हैं कि सबका क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन कोई आचार्य बोलते हैं कि ये जो यहाँ पर वैक्रिक समुद्घात की बात है तो वो जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र उसके बराबर है, विरसेन आचार्य कहते हैं, लेकिन ये बात घटित नहीं होती। बस आगे मिथ्या दृष्टि जीव राशि के शेष 3 विशेषण अर्थात आहरक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात संभव नहीं है, क्योंकि इनके कारणभूत संयम आदि गुणों का मिथ्या दृष्टि के अभाव है। ये तीनों मुनिराजों को ही होंगे, आहरक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली भगवान को केवली समुद्घात। कौन समझाएगा? क्या जी? अंजना जी आप समझाएंगे इसको क्या लिखा है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे केवली समुद्घात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कौन मना करता है उनको? कि केवली समुद्घात केवली भगवान को होता है और मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में है इसलिए नहीं होता है। आर समुद्घात छठे गुण स्थान में होता है और ये पहले गुण स्थान की बात चल रही है। तेजस समुद्घात छठे गुण स्थान में होता है, पहले गुण स्थान की बात चल रही है। तो जब अपने 10 पद लिए थे उसमें से ये 3 पद नहीं होते, बाकी 7 पद होते हैं। ये बात यहाँ पर बताइए, ठीक है? चलिए अब कौन पढ़ेगा अभी इसको? बाकी देखिए आज मुग्धा जी ने नहीं पढ़ा क्या? मधु जी पढ़े। मधु जी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा आज तो। शंका मैंने भी नहीं पढ़ा। सब पढ़ चल बोलिए, पढ़िए मधु जी। अब आप अपने आप हमको भी सुनाइए। और कोई बहन बोल रही है? कौन बोल रही है? पढ़ते हैं पढ़ो। 7 विशेषण सूत्र में नहीं दे गए हैं, फिर भी वे मिथ्या दृष्टि जीव के पाए जाते हैं। ये कैसे जाना जाता है? तो शंकाकार क्या पूछता है कि सूत्रों में तो सब बातें आई नहीं थी, स्वस्थान विहार स्थान, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? ये शंकाकार की शंका है। आचार्य उत्तर दे रहे हैं, बोलो। मिथ्या दृष्टि समाधान, मिथ्या दृष्टि जीव के स्थान 7 विशेषण पाए जाते हैं। यह बात आचार्य परंपरा से देशों से जानी जाती है। मतलब आचार परंपरा से मतलब भगवान का उपदेश डायरेक्टली प्राप्त नहीं है, लेकिन आचार परंपरा से उपदेश प्राप्त है कि ये 10 जो अपने विशेष लगाए ना, समुद्घात के 7, स्वस्थान विहार स्थान, इस प्रकार से 10 प्रकार के जो है बिंदुओं को लेकर क्षेत्र परिकल्पना करने की बात आचार परंपरा से प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है कि सूत्र में आए हुए, दूसरी बात यह है कि सूत्र में आए मिथ्या दृष्टि इस सामान्य वचन से सविस्तार आदि 7 विशेषण भी मिथ्या दृष्टि के विशेष है। यह सूचित हो जाता है कि इनको छोड़कर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पाते हैं। इसी प्रकार घन लोक के अतिरिक्त ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यक लोक, दीप संबंधी लोक के 4 लोक भी सूत्र से सूचित हो ही जाते हैं, क्योंकि घन लोक से पृथक भूत उपयुक्त से 4 लोक नहीं पाए जाते हैं। इसलिए स्थान राशि आदि का व्याख्यान सूत्र से संबंध ही है, सूत्र से संबंध ही है। शासन समय अभी नहीं, वो कल करेंगे। अभी ये दूसरा सूत्र की बात कल करेंगे। यहाँ पर शंकाकार ने ये पूछा था कि मूल सूत्र के अंदर ये सब बात नहीं आई स्वस्थान विहार स्थान की,
तो आचार्य ने दो बात बताई है कि ये आचार्य परंपरा से प्राप्त हुई है, और दूसरा ये कि इनका जो इस प्रकार से वर्णन करना सूत्र के अनुसार ही है, सूत्र के अविरुद्ध नहीं है। ये बात उन्होंने यहाँ पर हमको बताई है। ठीक है, घन लोक में 4 लोक आ गए, ऊर्ध्व लोक और 2 लोक थी, 1 लोक बढ़ाई दी। हाँ, तो अब अपने यहाँ पर रुकते हैं, पेज नंबर 39 पर है, अपन कल करेंगे। 39 से कौन सी संख्या याद आती है आप लोगों को? बोलो प्रीति जी। 39 पर बात करिए। 39 कुछ नहीं याद आ रहा। याद नहीं आ रही। कुछ याद, हम याद दिलाते हैं आपको। 16 स्वर्ग कितना हो गया? ऊपर करो ना, आ जाएगा। 9 ग्रेवेक, 2 अनुदिश, 18, 5 अंतर 23। 23 में 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 39 हुआ नहीं हुआ? हो गया जी। और कहाँ पर होगा? आप लोगों ने अपने गोमटेश्वर की यात्रा की है, बाहुबली की, बेंगलोर में? अपन जब बाहुबली की मूर्ति के ऊपर जाते हैं और वहां नीचे, जस्ट उसके नीचे मंदिर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइड पर मंदिर दर्शन करते हैं, तो आपने वह देखा होगा बीच में आदिनाथ भगवान है, इधर कौन से भगवान है? शांतिनाथ है, उधर नेमिनाथ भगवान है। टोटल करो उनकी, 39 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 1 16 शांतिनाथ 17 में 22 जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। हमको याद आते हैं। आप देखना, और इतनी बढ़िया प्रतिमा है, इतनी बढ़िया प्रतिमा है कि याद करने जैसी है। मतलब वो प्रतिमा पुरानी है। वहां पर बाहुबली के सामने जो प्रतिमा है ना, वो पूरा पद्मासन नहीं है, अर्ध पद्मासन वाली, एक पैर ऊपर अलग है। आप देखना वहां की जितनी प्रतिमा वहां पड़े है ना। और बताइए हम आपको और कहाँ पर आते हैं, बताओ। हाँ, बाहुबली के सामने एक, सुनो, अरे आपको बाहुबली की यात्रा करा रहा हूं मैं आपको। देखो अपने सामने वो पहाड़ का नाम क्या है? चंद्रगिरी। क्या नाम है उसका? चंद्रगिरी है। चंद्रगिरी पर अपन मंदिर की वंदना करते हैं। सबसे पहले कौन से? 16वें शांतिनाथ भगवान है, और सबसे आखिरी में 23वें पार्श्वनाथ भगवान की दोनों प्रतिमा बहुत बड़ी है। 16वें पहले शांतिनाथ की है, तो 16 में 23 जोड़ोगे तो भी 39 हो जाएंगे। ये भी एक कला है, करते सारे जोड़ने की। नहीं, और दोनों प्रतिमा भव्य, बहुत बहुत, मतलब आपको अगर दर्शन किए हैं तो आप उसको याद कर सकते हैं। मतलब अपने मन में सोचिए, क्योंकि तो दोनों खड्गासन है, एक तो खड्गासन है, और बहुत आपको याद आएगा। मतलब पहले शांतिनाथ भगवान के अंदर जाना पड़ता है, वो तो है, और पार्श्वनाथ भगवान की अंत आती, वो भी बहुत बड़ी प्रतिमा। बाकी आगे सब प्रतिमाएं पद्मासन में है, आगे के सब प्रतिमाएं पद्मासन में। ये 2 प्रतिमा पहली और लास्ट की है, 16 और 23 में पार्श्वनाथ भगवान की, वह 39 है, और बाहुबली की यात्रा में भी 39 है। और यहाँ 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, और ये और याद आ गया अपन धवला पुस्तक में जब वो राजू के अर्धछेद निकाले थे ना, तो वहां भी 37 और 39 अर्धछेद आए थे। कल बताऊंगा। मतलब 1 लाख योजन के जब किए थे, राजू के किए थे, तो कितने योजन अगर योजन के बनाए थे, वहां पर भी अर्धछेद की संख्या 37 और 39 आई थी। कल देखेंगे, उसको याद करेंगे। और आज अपनी स्वाध्याय हो गई 39 पेज तक स्वाध्याय हुई है, कल आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी लगती है। क्या ये जो अपने अध्ययन जो चल रहा है, इस अध्ययन का हमें क्या फल मिलेगा? उपयोग की एकाग्रता, परिणामों की विशुद्धि, कसाई की मंदता, दिमाग की कसरत। इस तरह से ना, अगर अपन यात्रा नहीं करें तब भी आप यात्रा कर सकते हैं। आप सोते सोते विचार करो ना कि वो 39 करो, तो आपकी बाहुबली की यात्रा करवा दी मैंने। और कर्णाटक का भी बिल्कुल लोगों ने करा। कर्णाटक योग की स्वाध्याय से बहुत लाभ है। बहुत लाभ है। एकाग्रता बनती है, कसाई की मंदता होती है, दिमाग की कसरत हो जाती है, हाथ घूम के आते हैं, वेद ज्ञान हो जाता है। अधिक समय तक आप दूसरा स्वाध्याय नहीं कर सकते, इतना अपना मन अभी मतलब करना चाहिए, अपने आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। सही बात तो वही है, लेकिन नहीं कर पाते। आप थोड़ा सा भी आप करने बैठो और आपका उपयोग इधर उधर भटक जाता है।
मतलब मेरा भटक जाता है, हमारा पता नहीं प्रीति जी का नहीं भटकता हो तो हमारा तो ज्यादा विकल्पों से छूट जाते हैं। प्रीति जी कहेंगे हमारा तो नहीं भटकता है, लेकिन भटक जाता हमारा है। तो ज्यादा भटकता है उल्टा। नहीं। लेकिन एक करना नियोग के आप करो ना, तो उसमें अपना चिंतन लगा रहता है, दूसरी बात नहीं आती, मतलब अशुभ में नहीं आते। बस ये एक इसमें लाभ है, बहुत लाभ है इसका। चलिए हम लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए जयवंत प्रभु दर्शाती जिनवाणी जयवंत रहे, निज अक्षय वैभव दर्शाती निज शाश्वत प्रभुता दर्शाती, आनंदमय गायक दर्शाती जिनवाणी जयवंत रहे, सब संसार असार दिखाती सारभूत समय सार दिखाती, साचा मुक्ति मार्ग दिखाती जिनवाणी जयवंत रहे, नव तत्वों का स्वांग दिखाती भिन्न सहज चित रूप दिखाती, ज्ञान मात्र शिव रूप दिखाती जिनवाणी जयवंत रहे, अंतर द्रव्य दृष्टि प्रगटाती अनेकांतमय ज्योति जगाती, परम अहिंसा ध्वज फहराती जिनवाणी जयवंत रहे, सत्यशील संतोष जगाती अविनाशी सुख शांति दिखाती, भावन मन हो सहजन मन हो जिनवाणी जयवंत रहे, नित्य जयवंत प्रभु दर्शाती जिनवाणी जयवंत रहे, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देत ही धो। नमो कारवंतु, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। बोलो सचखंडागम महाग्रंथ की जय, जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। कल मंजुला आंटी जिनवाणी स्तुति करेंगे।